एपिसोड 101 टू 110। अध्याय 101। अध्याय 101। ठीक है। ग्रेस को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। मुझे तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताना है, जरा पास आओ। शायद उसे छुपकर बातें सुनने वालों का डर था। ग्रेस ने थोड़ा और करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अपनी वसीयत तिजोरी में रख दी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे सारे शेयर, बचत, घर और कार सब तुम्हारे हैं। दादी, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। रोजमेरी ने मना करना शुरू कर दिया। ग्रेस ने हाथ हिलाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, मेरी बात सुनो। एटली बहुत आसानी से बहकावे में आ जाता है। वह हमेशा ओल्गा की बात सुनता है और ओल्गा तुम्हें पसंद नहीं करती। वे किसी भी हालत में व्यापार नहीं कर सकते। अगर उन्हें मेरी संपत्ति पर कब्जा मिल गया तो वे सब कुछ उड़ा देंगे। ये बात बिल्कुल सही थी। एटली और ओल्गा व्यापार में बेहद खराब थे, लेकिन तुम में ये हुनर है, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हें सौंपने को तैयार हूं। साथ ही इतने सालों से मैंने तुम्हें अपनी पोती ही माना है। चाहे तुम किसी की भी संतान बनो, तुम हमेशा मेरी सबसे प्यारी और सबसे प्रिय रहोगी। होनहार पोती। ये सुनकर रोजमेरी के गले में एक गांठ सी आ गई। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ओल्गा और बाकी लोग हमेशा आपको परेशान करते हैं, इसलिए जब आपको शेयर मिले तो या तो उन्हें बेच दें या सीधे उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दें। उन्हें हैरिस परिवार की संपत्ति बर्बाद न करने दें। संक्षेप में, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। रोजमेरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ग्रेस ने उसके लिए भी ऐसी योजनाएं बनाई थीं। वह और भी ज्यादा प्रभावित हुई। लेकिन ये तो तुम्हारा है, ये हैरिस परिवार का है, मैं इसे नहीं ले सकती। तुम इसे नहीं लोगी तो मैं इसे दान करना ज्यादा पसंद करूंगी। इसे उन्हें देने से बेहतर है कि इसे दे दें। रोजमेरी फिर से चुप हो गई, ये जानते हुए कि एटली और ओल्गा के कार्यों ने ग्रेस को वर्षों से कितना दुख पहुंचाया था। ग्रेस अपनी सारी संपत्ति उन्हें कभी नहीं सौंपेगी। उन्होंने ये सब बातें अपने चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान के साथ कही। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा भाग्यशाली लड़का मेरी प्यारी पोती से शादी करेगा। रोजमेरी को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने बैग से एक उपहार का डिब्बा निकालते हुए कहा, ओह हाँ, आपका जन्मदिन कुछ ही दिनों में आ रहा है। जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। ग्रेस बेहद खुश थी। उसे लगा ही नहीं था कि रोजमेरी को उसका जन्मदिन याद रहेगा। उसने डिब्बा खोला तो उसमें एक खूबसूरत फूल का आभूषण मिला। कीमती रत्नों से बना वह फूल इतना सजीव लग रहा था कि आंखों को सुकून दे रहा था। फूल की डंडी के सिरे को हल्के से छूने पर एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी। संगीत। उसने एक नजर डाली और झट से कहा, इसमें तो बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, ये बहुत ही खर्चीला है। ज्यादा महंगा नहीं है। सच तो यह है कि ये दादा अल्बर्टो की तरफ से जन्मदिन का तोहफा था, लेकिन रोजमेरी ने यह बात नहीं कही। उसने सिर्फ इतना कहा, यहाँ छुओ और संगीत बजने लगेगा। ग्रेस बेहद खुश थी। अब जब मैं बोर हो जाऊंगी तो मैं कुछ धुनें सुन सकती हूँ। मैं सैकड़ों मनमोहक पियानो गीतों से सुसज्जित एक विशेष आभूषण था। अभी 2 और उपहार हैं। ये दोनों उपहार वास्तव में रोजमेरी की ओर से थे। ग्रेस आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। और ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल फोन है। रोजमेरी ने इसे उनके लिए सेटअप किया था। ऐप सरल और उपयोग में आसान थे। इसका उपयोग करने के लिए मुझसे संपर्क करने के लिए यहाँ टैप करें। वाह वाह! ग्रेस को रोजमेरी से संपर्क बनाए रखने के लिए किसी चीज की कमी खल रही थी। मुझे इसे छुपाना होगा ताकि ओल्गा और बाकी लोग इसे न ढूंढ पाएं। एक ब्रेसलेट भी है, यह आप पर खूब जचता है। यह एक अनमोल रत्न था। रोजमेरी को लगा कि यह ग्रेस के स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता है। उसने इसे खुद चुना, डिजाइन किया और इस कंगन में बनवाया। इसका मूल्य इससे कहीं अधिक था। यह ब्रेसलेट उसने पहले ही दे दिया था। रोजमेरी, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। ग्रेस की आंखों में आंसू आ गए। मुझे ये बहुत पसंद है, इसे पहनने में मेरी मदद करो। रोजमेरी ने धीरे से कंगन ग्रेस की कलाई पर पहना दिया और कहा, ये कंगन तुम पर बहुत जंच रहा है। कंगन पहनने के बाद ग्रेस और भी खूबसूरत लग रही थी। ग्रेस खुशी से झूमते हुए रोजमेरी से तब तक बातें करती रही जब तक कि वह इतनी थक नहीं गई कि जागना उसके लिए असंभव हो गया। रोजमेरी ने उसका हाथ तब तक थामे रखा जब तक वह सो नहीं गई और फिर उसे सावधानीपूर्वक कंबल से ढक दिया। इस बीच कैडेन पूरे समय कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था। रोजमेरी के बाहर आने पर ही वह उसे कैंटीन ले गया। वे दोनों देखने में बेहद खूबसूरत थे और साथ में उन्हें देखना एक अद्भुत नजारा था। वहां से गुजर रही कुछ नर्सें आपस में फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं पाईं। क्या उसने ही फिलिप मैकमिलन की जान बचाई थी? वह और डॉक्टर कैडेन एक बेहतरीन जोड़ी हैं। वह और डॉक्टर
कैडेन दोनों न केवल दिखने में सुंदर हैं बल्कि उत्कृष्ट डॉक्टर भी हैं। मुझे उम्मीद है कि वे अंत में एक साथ हो जाएंगे। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, कैडेन ने रोजमेरी को अपने दफ्तर में ले जाते हुए कहा। उसका खाना ठंडा हो चुका था लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। रोजमेरी की मौजूदगी से उसके चेहरे पर नरमी आ गई। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, रोजमेरी ने कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें और खाना चाहिए, तुम्हारा वजन कम हो गया है, कैडेन ने रोजमेरी को खाते हुए देखकर खुशी जताते हुए कहा। उस शाम जब वे घर पहुंचे तो सेरेना अपने माता पिता के सामने रोजमेरी के पास दौड़कर गई और बोली, बहन, पुरस्कार समारोह कुछ ही दिनों में है। क्या तुम मेरे साथ पैरामाउंट थिएटर चल सकती हो? फिर से पैरामाउंट थिएटर। रोजमेरी को उस दिन पहले आए फोन कॉल याद आ गई। उसने अभी तक जवाब नहीं दिया था। मैं मंच पर पुरस्कार विजेता प्रस्तुति देने वाली हूँ। अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन अगर तुम मम्मी पापा मेरे साथ आओगे तो बात अलग होगी। बहन, क्या तुम मम्मी पापा आकर मेरा हौसला बढ़ा सकते हो? सेरेना, उसने निवेदन किया। केनेथ मुस्कुराते हुए बोला, रोज, क्या तुम आजकल काम में व्यस्त हो? अगर नहीं तो चलो हम सब साथ चलते हैं। समारोह के बाद चलो बाहर डिनर पर चलते हैं। काफी समय हो गया है जब हमने ऐसा किया था। हाँ, तुम्हें वापस आए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और हम सिर्फ एक बार बाहर गए हैं। मुझे लगता है कि हम तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, लुइसा ने बीच में कहा, उम्मीद करते हुए कि वो थोड़ा आराम करेगी। जरूर, रोजमेरी, जो अपने माता पिता को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, उनकी हर बात मानने को तैयार हो गई। इससे सेरेना बहुत खुश हुई। वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसे उम्मीद थी कि वह अपने पियानो बजाने के कौशल से रोजमेरी को प्रभावित कर पाएगी। रोजमेरी ने अचानक पूछा, आज माथा कहाँ है? अचानक पूछे गए इस सवाल से हैरान होकर सेरेना ने जवाब दिया, माथा की आज तबीयत ठीक नहीं थी। क्या उसके पेट में दर्द था? अगर हाँ तो उसे और सूप पीना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सेरेना ने जवाब दिया। उसकी पहले वाली खुशी अब अपराधबोध और बेचैनी में बदल गई थी। उसने दवा ले ली है, वह कल ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर और कोई विकल्प नहीं है तो मैं अब नहाने जा रहा हूँ। ठीक है। 2 दिन में। अध्याय 102। पैरामाउंट थिएटर में राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह चल रहा था। अरबपति की बेटी सेरेना बचपन से ही कला के हर क्षेत्र में निपुण थी और योलांडा ये भली भांति जानती थी कि पारिवारिक संपत्ति के मामले में वह सेरेना से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर तैयार होने लगी। 9वें नंबर की छात्रा अपनी खूबसूरती से सेरेना को मात देने की उम्मीद कर रही है। अपनी बेटी का समर्थन करने के लिए इटली ने पारिवारिक कार तक बेच दी और एक मेबैक लिमिटेड एडिशन कार खरीदी, जिसकी कीमत उन्हें $600,000 चुकानी पड़ी। पुरस्कार समारोह के दिन इटली ने अपने ड्राइवर को एक आलीशान सूट और दस्ताने पहनाकर तैयार किया था और उसने योलांडा के लिए दरवाजा खोला। योलांडा ने जालीदार पोशाक पहने और मनमोहक मुस्कान के साथ कार से बाहर कदम रखा और प्रेस की ओर हाथ हिलाया। वो कौन है? काफी दबंग लग रहा है। वह सिर से पैर तक लाई के कपड़ों में सजी हुई है। उस पहनावे पर कम से कम $300,000 खर्च हुए होंगे, है ना? वह तो उस लिमिटेड एडिशन मेबैक में भी सफर कर रही है। लगता है वह किसी अमीर परिवार से आती है। ये योलांडा है, इटली की बेटी, जो ट्रैंक्विल सिटी का सबसे अमीर आदमी है और इस साल का उपविजेता है। अरे, ये वही है। दिखने में बुरी नहीं है, बस उसका चेहरा थोड़ा फूला हुआ है। ये सुनकर योलांडा थोड़ी अकड़ गई। कुछ दिन पहले केली के भूसे से उसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाने की पूरी कोशिश की। इटली भी कार से बाहर निकला और थोड़ा झुककर आगे बढ़ा। ओल्गा की मदद करो। ओल्गा ने एक अनमोल हीरे का हार पहना हुआ था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रेस वाले उनकी तस्वीरें लेने के लिए बेताब थे। सिर्फ उनके पहनावे से ही लोगों में चर्चा शुरू हो गई थी। इस बारे में इंटरनेट यूजर्स के बीच भी चर्चा शुरू हो गई। इसी बीच रोजमेरी अपनी आलीशान कार में बैठी अपने फोन पर कुछ निजी काम निपटा रही थी। उसकी पहचान अभी भी गुप्त रखी गई थी, क्योंकि केनेथ और लुइसा के साथ देखे जाने पर प्रेस का ध्यान आकर्षित हो जाता। उसकी असली पहचान उजागर हो गई थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। उनके जैसी किसी व्यक्ति के लिए हर पल बारीकी से निगरानी में जीना कोई आसान काम नहीं था। उदाहरण के लिए त्रिकोणीय क्षेत्र में उसके दुश्मनों को ही ले लीजिए। एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि वह उद्योगपति की बेटी है और समरफील्ड में रहती है, तो वे उसके लिए लगातार सिरदर्द बने रहेंगे। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार इस झगड़े की चपेट में आए।
रोजमेरी। लुइसा का दिल थोड़ा टूट गया था क्योंकि रोजमेरी की पहचान अभी तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं की गई थी, जिससे लुइसा को उसके लिए बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं, रोजमेरी ने उसे दिलासा दिया। वह जानती थी कि हमेशा सतर्क रहना और चुपचाप रहना ही सबसे अच्छा होता है। वह इस कहावत को समझती थी, जितना ऊंचा पेड़ उतनी ही तेज हवा। योलांडा अभी भी हाथ हिला रही थी और पोज दे रही थी, जबकि एटली और ओल्गा हाथ में हाथ डाले अपनी बेटी की प्रसिद्धि का आनंद ले रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे तस्वीरों का पूरा आनंद ले पाते, पत्रकार अचानक किसी और के पीछे भागने लगे। उन्होंने शोर के स्रोत की ओर देखा और थिएटर के सामने एक आलीशान मोटरहोम खड़ी देखी। उच्च श्रेणी की वर्दी पहने ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और सम्मानपूर्वक सेरेना के लिए दरवाजा खोला। सेरेना मोटरहोम से बाहर निकली, उनकी हर हरकत में शालीनता झलक रही थी। वह एक धनी परिवार की लाडली थी। उसकी तुलना में योलांडा स्पष्ट रूप से उसकी पहुंच से बाहर थी। योलांडा ने सोचा कि आज लाखों डॉलर की कीमत वाली पोशाक पहनकर वह सबकी प्रशंसा जीत सकती है, लेकिन वह बहुत भोली थी। सेरेना का गाउन, हेयर स्टाइल और गहने एक दूसरे के पूरक थे और उनका व्यवहार तो और भी श्रेष्ठ था। यहाँ तक कि उनका ड्राइवर भी हैरिस परिवार के ड्राइवर से कहीं अधिक परिष्कृत लग रहा था। हैरिस परिवार का ड्राइवर किसी चोर की तरह लग रहा था जिसने सम्राट के कपड़े चुरा लिए हों और सम्राट होने का नाटक कर रहा हो, जो इस अवसर के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त था। पत्रकार सेरेना के चारों ओर जमा हो गए, फिर केनेथ और लुइसा कार से बाहर निकली। उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबका ध्यान आकर्षित किया। योलांडा जानती थी कि उसका परिवार फीका पड़ गया है। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अजीब तरह से कहा, मम्मी पापा, क्या हम पहले अंदर चलें? एटली को अपने और केनेथ के बीच की दूरी का एहसास था। अगर वह अब संपर्क साधने की कोशिश करता तो शायद उसे ठुकरा दिया जाता। वह अपनी इज्जत खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह, ओल्गा और योलांडा पहले अंदर चले गए और योजना बनाए कि मौका मिलते ही वे केनेथ से बात करेंगे। आखिरकार केनेथ देश का सबसे अमीर आदमी था। बहुत से लोग उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। अगर उसने इस मौके को नहीं भुनाया तो कब भुनाएगा? सेरेना को मिल रहे इस ध्यान का भरपूर आनंद आ रहा था। कैमरे। वह कल्पना कर सकती थी कि भीड़ के पीछे पीछे चल रही रोजमेरी को कैसा महसूस हो रहा होगा। और भी अधिक खिलखिलाती मुस्कान के साथ उसने अपना सिर उठाया और कैमरों के सामने अपना सबसे खूबसूरत रूप प्रस्तुत किया। इसी बीच रोजमेरी आराम से भीड़ के पीछे पीछे चल रही थी, हाथ में फोन लिए एक नया संदेश पढ़ रही थी। हेलो, आप इस साल पुरस्कार समारोह में नहीं आए और न ही लियोनार्ड। हम सब आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप लोगों के बिना समारोह बहुत उबाऊ लग रहा है। बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा। रोजमेरी ने अपना फोन पकड़े हुए जवाब दिया, ओह, मैं अभी अभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंची हूं। दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से जवाब दिया, आप कार्यक्रम स्थल पर हैं? बहुत बढ़िया, मैं भी जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। आप कहाँ हैं? मैं किसी को आपको लेने के लिए भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही अंदर हूं। ये बहुत बढ़िया है, आज आपको वहां देखकर बच्चे बहुत खुश होंगे। रोजमेरी को एहसास हुआ कि उन्होंने उसके इरादे को गलत समझा है और उसने शांत भाव से जवाब दिया, मैं तो बस यहाँ एक दर्शक के रूप में हूँ। उन्हें लगा कि रोजमेरी वहां एक दर्शक के रूप में इस वर्ष के विजेताओं के प्रदर्शन और पुरस्कार समारोह की व्यवस्था को देखने के लिए मौजूद थी। मैंने सुना है कि इस साल के सभी विजेता बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन मैंने अभी तक उनका संगीत नहीं सुना है, इसलिए मैं उनके कौशल का आकलन नहीं कर सकता। रोजमेरी, अगर लियोनार्ड को पता चल जाए कि तुम यहाँ हो तो उसे बहुत पछतावा होगा। वह हमेशा से आपसे मिलना चाहता था। उसने कुछ दिन पहले आपका जिक्र किया था। अगर उसे पता होता कि आप आ रहे हैं तो वह निश्चित रूप से इस पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि होता। इसी समय एक बेहद तेजतर्रार पत्रकार ने रोजमेरी को देखा। वह भीड़ के पीछे खड़ी थी, एक मासूम सुंदरता से भरा चेहरा जिसकी विशेषताएं इतनी मनमोहक थीं कि वे सबसे अलग दिखती थीं, सौम्य शालीनता और शांत आकर्षण का मिश्रण जो उसे अकथनीय रूप से खूबसूरत बनाता था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने चुपके से उसकी ओर कैमरा करके कुछ तस्वीरें खींच लीं। योलांडा दर्शकों की छठी पंक्ति में बैठी चुपके से अपना फोन देख रही थी। सुबह के 9:30 बज चुके थे और जैकरी अभी तक नहीं आया था, न ही उसने उसे मैसेज किया था। इसके बजाय एटली ने ही अपने एक परिचित पुराने मित्र को देखा और उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। उनका चेहरा चमक रहा था और उन्होंने कहा, लियो ब्राइट, आप यहाँ क्यों आए हैं? एटली, तुम्हारी बेटी दूसरे स्थान पर आई, बधाई हो। लियो ब्राइट ने एटली का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी 5वें स्थान पर आए। अरे छोड़ो भी, बात रैंकिंग की नहीं है, बात तो भाग लेने की है।
और योली को बस किस्मत का साथ मिल गया, बस इतना ही। एटली ने विनम्रतापूर्वक बातचीत करते हुए जवाब दिया। मेरी निकम्मी बच्ची को भूल जाओ, उसने 12 साल पियानो सीखा है और उसे सिर्फ 5वां स्थान मिला है। तुम्हारी योली जैसी नहीं, जो एक विलक्षण प्रतिभा है और आसानी से दूसरा स्थान हासिल कर लेती है। ओल्गा ने बगल में बैठी योलांडा से फुसफुसाते हुए कहा, ज़ैकरी कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? योलांडा ने कल रात ज़ैकरी को फोन किया था, लेकिन उसने कहा कि वह देखेगा कि क्या आज उसके पास समय है। सुबह योलांडा ने उसे फिर से मैसेज किया, उसने कहा कि वह थोड़ा व्यस्त है और बाद में उससे मिलेगा, और यह स्पष्ट नहीं था कि वह आएगा भी या नहीं। ये सब उसकी माँ की गलती है। वो पर्दे के पीछे से दखल दे रही होगी। ज़ैकरी एक अच्छा लड़का था, तुम्हारे प्रति बहुत समर्पित था। ओल्गा ये सोचकर ही चिढ़ गई, जब तुम मशहूर हो जाओगी तब उसे पछतावा होगा। माँ, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि ज़ैकरी आ जाएगा। उसे एक और संदेश भेजो, पुरस्कार समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। उसे तुम्हारा शानदार पल देखना चाहिए। ठीक है। योलांडा थोड़ी शर्मिंदा होकर ज़ैकरी को उस दृश्य की एक तस्वीर भेजी। ज़ैकरी, मैंने तुम्हारे लिए एक सीट बचाकर रखी है, अगर तुम व्यस्त हो और नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। उसने तो किसिंग इमोजी भी भेजा। दूसरी ओर ज़ैकरी थिएटर के प्रवेश द्वार तक तो पहुंच चुका था, लेकिन कार से बाहर नहीं निकला था। उन्हें योलांडा का संदेश मिला, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी निगाहें सामने की ओर टिकी हुई थीं, वे विचारों में खोए हुए थे। क्या ज़ैकरी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है? उसे कुछ और संदेश भेजो, इतने संक्षिप्त मत रहो। ज्यादा उत्साह दिखाओ, पहले उससे पूछो कि क्या वह व्यस्त है, फिर समारोह के बारे में बात करो। या कुछ और प्यार भरे इमोजी भेजो और कुछ मीठी मीठी बातें कहो ताकि वह आ जाए। लड़कों को अच्छा लगता है जब लड़कियां प्यारी हरकतें करती हैं। 10 मिनट बीत गए और उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या आपका फोन साइलेंट पर है? क्या यहाँ सिग्नल खराब है? अपना फोन दोबारा चेक करो। बाहर जाकर उसे फोन क्यों नहीं करते? योलांडा, जो पहले से ही परेशान थी, अपनी माँ की लगातार बकबक सहन नहीं कर सकी और उठकर बोली, मैं शौचालय जा रही हूँ। योली, ओल्गा जानती थी कि वह पहले से ही तनाव में है, लेकिन ज़ैकरी एक असाधारण व्यक्तित्व था। कितने लोग उसके साथ रहने के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। योली का पलड़ा भारी था, उसे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। वह इस अवसर को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। तुम्हें योली पर और दबाव नहीं डालना चाहिए। हम हमेशा दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं रह सकते। एटली अब तंग आने लगा था, लेकिन अगर ज़ैकरी इस कार्यक्रम में आ पाता तो यहाँ मौजूद इतने सारे जाने पहचाने चेहरे हमसे ईर्ष्या करते। ज़ैकरी की हैसियत ही लोगों का ध्यान हैरिस परिवार की ओर खींचने के लिए काफी थी। इसके अलावा अगर ज़ैकरी आता है तो इसका मतलब है कि उसके मन में अभी भी योली के लिए भावनाएं हैं। अन्यथा इतने महत्वपूर्ण क्षण में अगर मंगेतर नहीं आती है तो आपको क्या लगता है कि उसके मन में योली के लिए कितना स्नेह बचा है? अध्याय 103। उसकी बात सुनने के बाद इटली को भी लगा कि यह बात तर्कसंगत है। योलांडा शौचालय से बाहर निकली और हाथ धोते ही उसने एक परिचित चेहरा गुजरते देखा। उसने हैरानी से पूछा, रोज़मेरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज इस भव्य रंगमंच में केवल प्रतियोगिता से जुड़े लोग या कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते थे। रोज़मेरी जैसे आम लोग तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकते थे। क्या वह थिएटर में काम कर रही होगी? बिल्कुल नहीं। वह अमीर लोगों के साथ रहकर एक रात में ही बहुत सारा पैसा कमा सकती थी। यहाँ काम करके जो मामूली कमाई उसे करनी थी, उससे उसे क्या फर्क पड़ता? योलांडा को अचानक समझ आया, मैं समझ गई, तुम यहाँ किसी अमीर आदमी के साथ हो। रोज़मेरी उसे नजरअंदाज करने वाली थी, लेकिन जब उसने उसकी बात सुनी तो वह रुक गई और उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। अब तुम्हारे चेहरे पर दर्द नहीं हो रहा। एक और मुक्का खाना चाहती हो? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रही हो? योलांडा ने अनजाने में अपना चेहरा ढक लिया और बोली, मैंने तुमसे पिछली बार का हिसाब नहीं चुकाया है। अच्छा, अब आपके पास मौका है। योलांडा ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे माता पिता आज मेरे साथ हैं। तो क्या हुआ? अगर तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत की तो मैं उन्हें तुम्हें दंडित करने दूंगा। शर्मिंदगी तुम्हारी ही होगी। रोज़मेरी को यह मजेदार लगा। आखिर उसकी उम्र कितनी थी? अभी भी लोगों को धमकाने के लिए अपने माता पिता का इस्तेमाल कर रही थी। वह कितनी दयनीय थी। तुम किस बात पर हंस रही हो? योलांडा थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अगली बार अगर मैंने तुम्हें अमीर आदमी या इस तरह का कोई शब्द कहते सुना तो मैं तुम्हारी जीभ काट कर मछलियों को खिला दूंगा।
योलांडा को अचानक अपनी जीभ में दर्द महसूस हुआ और उसने बड़े साहस से कहा, तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। शर्त लगाओगे। रोजमेरी शौचालय में प्रवेश करने ही वाली थी कि अचानक योलांडा ने उस पर पानी छिड़क दिया और इतराते हुए कहा, ओह मेरी गलती। हालांकि रोजमेरी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कुछ पानी को रोक लिया, लेकिन उसके कपड़े फिर भी भीग गया। जैसे ही योलांडा खुद को बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया कि रोजमेरी बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़, तेज आवाज हवा में गूंज उठी। योलांडा चौंक गई, फिर अविश्वास से अपना दाहिना गाल छूते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ, मैंने किया। रोजमेरी ने फिर से हाथ उठाया और दूसरे गाल पर एक और थप्पड़ मारा। मैं ओल्गा नहीं हूं, मैं तुम्हारी बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं दूंगी। योलांडा को गुस्सा आने ही वाला था कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। योली, क्या तुम ठीक हो? ओल्गा ने देखा कि उसकी बेटी कुछ देर से गायब है और वह उसे देखने जाने ही वाली थी कि तभी उसने दूर से देखा कि रोजमेरी ने उसकी बेटी को 2 बार थप्पड़ मारा है। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना आपा खो दिया और देखा कि योली का चेहरा सूजा हुआ था, दोनों तरफ से लाल था। योली को जल्द ही एक पुरस्कार प्रदान करना था। इस दुष्ट महिला रोजमेरी ने ये जानबूझकर किया होगा। ऐसा सोचते हुए ओल्गा ने रोजमेरी को सबक सिखाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन रोजमेरी ने आसानी से उसकी कलाई को रोक लिया। तुम मुझे छोड़ दो। ओल्गा को इस लड़की की इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। उसने कई बार कोशिश की लेकिन उसे तोड़ नहीं पाए। मुक्त करो, उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ओह, रोजमेरी ने आखिरकार अपनी पकड़ छोड़ दी। अचानक छूटने के कारण ओल्गा लड़खड़ा कर गिर पड़ी। योलांडा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन योलांडा की स्कर्ट पर पैर पड़ गया और दोनों हास्यास्पद तरीके से जमीन पर गिर पड़ी। उनके सिर आपस में टकरा गए। तुम छोटी बदमाश हो, ओल्गा ने रोजमेरी की ओर इशारा किया। वह इतनी गुस्से में थी कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम योली के चेहरे पर बिना किसी परिणाम के मुक्का मार सकते हो? पिछली बार तुमने अपने दोस्तों को उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए कहा था और अब तुम मेरे सामने उसे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुमने आज योली से माफी नहीं मांगी तो हम सबको आपको आंकने दीजिए। ठीक है। रोजमेरी ने आश्चर्यजनक रूप से आसानी से सहमति दे दी। उसने लापरवाही से कहा, तो चलिए सबको फैसला करने देते हैं और चलिए देखते हैं कि दूसरों के पियानो वादन की नकल करके आप उपविजेता की ट्रॉफी जीत सकते हैं या नहीं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? योली को फंसाने की कोशिश मत करो। चाहे मैं झूठ बोल रही हूं या नहीं, उससे पूछ लो। रोजमेरी की निगाह योलांडा पर पड़ी, जो बिल्कुल बेपरवाह लग रही थी। योलांडा बेचैन हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी को इतनी जल्दी इस बात का पता चल जाएगा। दांत पीसते हुए उसने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, क्या आपके पास कोई सबूत है कि योली ने किसी और के पियानो की धुन की नकल की है? अगर उसने की भी है तो आपको कैसे पता चलेगा? क्या आपको पियानो संगीत सुनना भी आता है? रोजमेरी के लिए एक पियानो खरीदा गया था। ग्रेस ने अतीत में ये खेल खेला था, लेकिन वह इसे शायद ही कभी खेलती थी। सिर्फ इसलिए कि आपको संगीत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, दूसरों पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाना बंद करें। मैं समझ गया। तुम सिर्फ इसलिए जल रहे हो क्योंकि योली ने दूसरा स्थान जीता, इसलिए तुम जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने के लिए थिएटर आए हो। तुम कितने धूर्त हो। हैरिस परिवार ने तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कैसे पाला पोसा? किसने किसको पाला पोसा? रोजमेरी ने अपनी उदासीन निगाहें ऊपर उठाईं और बोली, क्या मैंने कभी तुम्हारा पैसा खर्च किया है? क्या हैरिस परिवार का पैसा मेरा पैसा नहीं है? ये तो ग्रैनी ग्रेस की है। ठीक है, शरारती बच्चे, मैं इस बारे में तुमसे बहस नहीं करूंगा। क्या तुम माफी मांगोगे या नहीं? ओल्गा की आवाज ने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। शर्मिंदा महसूस करते हुए योलांडा ने ओल्गा को दूर खींचने की कोशिश की और कहा, रहने दो माँ। बिल्कुल नहीं, मैं आज ही उससे तुमसे माफी मंगवाऊंगी। ओल्गा रोजमेरी से माफी मंगवाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। माँ, यहाँ और भी लोग देख रहे हैं। योलांडा को डर था कि रिपोर्टर आकर कहेंगे, उससे बहस न करें, चलिए चलते हैं, हमें और मौके मिलेंगे। इसकी यहाँ होने की जरूरत नहीं थी। मुझे छोड़ दो, मुझे उसे सबक सिखाने दो। चिंता मत करो, मैं यही हूँ। क्या तुम दोनों की बात खत्म हो गई? रोजमेरी का सब्र टूट रहा था। क्या वे सच में इस बात पर बहस करने वाले थे? क्या उन्हें अपनी गरिमा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी? हमने तुम्हें पहले ही जाने दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? योलांडा ने कभी किसी को इतना कृतघ्न नहीं देखा था। क्या वह सबको नाराज करने तक संतुष्ट नहीं थी?
ओह बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि तुम माफी मांगो। माफी मांगूं मैं? योलांडा अचंभित रह गई। ओल्गा और भी हैरान रह गई। तुम चाहती हो कि योली तुमसे माफी मांगे? क्या रोजमेरी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं फिर से दोहराती हूँ, माफी मांगो। रोजमेरी ने धीरे और स्पष्ट स्वर में कहा, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं कर्मचारियों से गलियारे की वीडियो निगरानी फुटेज निकलवा लूंगी। हालांकि कैमरे ने वॉश बेसिन वाले हिस्से को कवर नहीं किया, लेकिन वे उस जगह को साफ देख सकते थे जहां योलांडा ने रोजमेरी पर पानी छिड़का था। योलांडा से गलती हो गई। कैमरा बाथरूम के सामने वाले गलियारे पर फोकस था, ठीक उसी जगह पर रोजमेरी खड़ी थी। अध्याय 104। अध्याय 104। काश उसे पता होता तो वो उसे पानी से सराबोर करने से पहले थोड़ा और इंतजार कर लेती। मैं तुम्हें खरी खोटी सुनाना चाहती हूँ। ओल्गा रोजमेरी को डांटना चाहती थी, लेकिन योलांडा ने उसे कसकर रोक रखा था। इस समय योलांडा का चेहरा काफी गंभीर दिख रहा था। वह शर्मिंदगी भरी नजरों से रोजमेरी को देख रही थी। भीड़ पहले मुट्ठी भर लोगों की थी, लेकिन अब वह एक छोटे समूह में सिमट गई थी, और अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वे हंसी का पात्र बन जाएंगे। मुझे माफ करना, यह एक दुर्घटना थी। योलांडा को मजबूरी में माफी मांगनी ही पड़ी। लेकिन रोजमेरी ने भौहें चढ़ा लीं, स्पष्ट रूप से उसकी माफी से संतुष्ट नहीं थी। क्या तुम चाहती हो कि हर कोई देखे कि ये दुर्घटना थी या जानबूझकर? योलांडा के पास विनम्रतापूर्वक माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे खेद है, ये दुर्घटना थी। मेरी गलती थी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे दूर रहो। रोजमेरी ने अपना वाक्य पूरा करने के बाद उसे अनसुना कर दिया। ओल्गा भी पीछे जाना चाहती थी, लेकिन योलांडा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में विनती की, माँ कृपया हंगामा मत करो। योली, तुमने उससे माफी क्यों मांगी? तुम उससे क्यों डरती हो? उसने तुम्हें 2 बार थप्पड़ मारा, गलती हमारी है। योलांडा को जिस बात का डर था वह ये था कि पियानो की रचना की उसकी नकल का पर्दाफाश हो जाएगा। यही असली समस्या थी। स्पष्ट रूप से रोजमेरी को पहले से ही पता था कि उसने पियानो का टुकड़ा चुराया है। क्या वह अब उसका पर्दाफाश करेगी? पियानो की वह धुन उस कमरे में मिली जहां रोजमेरी रहती थी। हालांकि यह सिर्फ एक चरमोत्कर्ष का हिस्सा था, लेकिन हैरिस परिवार द्वारा नियुक्त पियानो शिक्षक ने इसकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि यह इतनी अच्छी थी कि इसने उन्हें प्रभावित कर दिया। अपर्याप्त महसूस करना। उसने ऑनलाइन कई बार खोज की, लेकिन उसे यह रचना नहीं मिली, इसलिए उसने इसकी प्रस्तावना और समापन की रचना करके इसे प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी रचना स्वीकार कर ली गई और उसे दूसरा स्थान भी मिला। वह संगीत की दुनिया में बिल्कुल अनजानी से संगीत की विलक्षण प्रतिभा बन गई। उसने अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। उसे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी ही होगी। थोड़ी सी माफी में क्या हर्ज है? रोजमेरी को हैरिस परिवार ने गोद लिया था और उसने पियानो और संगीत रचना सीखी, लेकिन उसके पास क्या सबूत था कि वह रचना उसकी ही थी? योलांडा ने खुद को दिलासा दिया, डरो मत, रोजमेरी कोई बड़ा तूफान नहीं ला सकती। भले ही रोजमेरी इस बात पर जोर दे कि यह रचना उसकी है, लेकिन जब तक योलांडा इसे स्वीकार नहीं करती तब तक वह क्या कर सकती है? अंत में रोजमेरी ही असली मजाक का पात्र बनेगी। तभी किसी ने हैरानी से कहा, राष्ट्रपति जैस्मीन, आप यहाँ हैं। योलांडा ने आवाज की दिशा में देखा और एक सशक्त व्यक्तित्व और नारीत्व से भरपूर महिला को उनकी ओर आते हुए देखा। उसने महिलाओं का सूट पहना हुआ था, जो देखने में आकर्षक और स्टाइलिश लग रहा था। ये जैस्मीन है, जो नेशनल पियानो एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। वह एक बेहद कुशल पियानो वादक थीं, जिन्होंने कम उम्र में ही देश विदेश में कई पुरस्कार जीते। 40 वर्ष की आयु से पहले ही वह राष्ट्रीय पियानो संघ की अध्यक्ष बन गईं। उन्हें पियानो के उस्ताद के रूप में सम्मानित किया जाता है। उसे देखकर योलांडा ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और आईने में खुद को देखा। धुंधली रोशनी में उसके चेहरे पर लगी लाली मेकअप जैसी लग रही थी। अपने व्यवहार को उचित समझते हुए वह तुरंत आगे बढ़ी और स्वाभाविक रूप से अपना परिचय दिया। अध्यक्ष जैस्मीन, नमस्कार, मैं योलांडा हूं और मैंने पियानो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीता है। जैस्मीन ने सबसे पहले भीड़ में रोजमेरी को देखा था, लेकिन जब वह उसके पास गई तो उसने पाया कि वह वहां से जा चुकी थी और उसे कुछ निराशा हुई। वह उस लड़की की ओर मुड़ी जो उसका अभिवादन कर रही थी। परिचित नाम सुनकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आप हैरिस परिवार की बेटी हैं? उसने रोजमेरी से हैरिस परिवार के कुछ बुरे लोगों के बारे में सुना था। योलांडा को शुरू में खुशी हुई कि राष्ट्रपति जैस्मीन उसे जानती थीं, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जैस्मीन का चेहरा अचानक ठंडा पड़ जाएगा।
योलांडा थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति जैस्मीन, मुझे आपका संगीत बहुत पसंद है। क्या मुझे आपसे सीखने का मौका मिल सकता है? राष्ट्रपति जैस्मीन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और थोड़ा हैरानी से देखा। उत्सुकता से, मेरी कौन सी धुन आपको पसंद है? योलांडा एकदम से अचंभित हो गई। वो तो बस सम्मान दिखाना चाह रही थी, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसे जैस्मीन के एक भी गाने याद नहीं आ रहे थे। वह इतना ही जानती थी कि राष्ट्रपति जैस्मीन एक बड़ी हस्ती थी, उन्होंने कम उम्र में ही अपना नाम कमा लिया था और कई पियानो विद्वान उनकी प्रशंसा करते थे। आसपास के कुछ लोग भी अपनी राय देने लगे। मुझे प्रेसिडेंट जैस्मीन का बर्ड सबसे ज्यादा पसंद है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो मैं फूलों के सागर में डूब गई हूँ। संगीत के जरिए भी मुझे फूलों की तेज खुशबू महसूस होती है। मुझे मेलोडी ऑफ द ओशन बेहद पसंद है। योलांडा का चेहरा गुलाबी होते देख और उसे अवाक देखकर वे खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राष्ट्रपति जैस्मीन के गानों को पसंद करने की, इस तरह की प्रतिक्रिया के साथ। मैं राष्ट्रपति जैस्मीन के सभी 132 प्रसिद्ध गाने बजा सकता हूं, क्या आप बजा सकते हैं? मुझे आश्चर्य है कि आप दूसरे स्थान पर कैसे आ गए। योलांडा का चेहरा और भी लाल हो गया। शर्मिंदा और असहज महसूस करते हुए उसने कहा, माफ कीजिए राष्ट्रपति जैस्मीन, मैं आपसे मिलने के लिए इतनी उत्साहित थी कि थोड़ी बहक गई। जैसे ही राष्ट्रपति जैस्मीन जाने वाली थी, योलांडा ने झट से उन्हें रोक लिया। राष्ट्रपति जैस्मीन, मैं आपकी प्रतिभा की वास्तव में बहुत प्रशंसा करती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। मैं वादा करती हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। उसे लगा था कि जैस्मीन उसकी लगन से प्रभावित होगी, लेकिन जैस्मीन ने लड़की की महत्वाकांक्षा को भांप लिया और ठंडे लहजे में कहा, क्षमा कीजिए, मैं शिष्यों को स्वीकार नहीं कर रही हूँ। आसपास मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें राष्ट्रपति जैस्मीन से इतनी बेबाकी से इनकार करने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें योलांडा बिल्कुल पसंद नहीं थी। पियानो प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली वह महिला राष्ट्रपति जैस्मीन के संगीत से परिचित भी नहीं थी। योलांडा बेहद शर्मिंदा थी। जैस्मीन को जाते देख उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, राष्ट्रपति जैस्मीन, क्या आपके मन में कोई अन्य छात्र है? जैस्मीन तीसरी बार रुकी, इस बार उसकी पैनी निगाह उस पर पड़ी। मेरे मन में एक लड़की है, लेकिन अगर कोई नहीं भी होती तो भी मैं तुम्हें नहीं चुनती। योलांडा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि मुझे हैरिस परिवार के लोग पसंद नहीं हैं। जैस्मिन ने सीधे सीधे कहा, फिर अपने पहनावे पर एक नजर डाली। ये कपड़े और ये एक्सेसरीज तुम पर जंच नहीं रही हैं। रानी एबी का अपना एक व्यक्तित्व है। उनके बनाए हुए कपड़े पहनना उन्हें बर्बाद करने जैसा है। आसपास के लोग योलांडा को ध्यान से देखने लगे और उनकी सांसें थम गईं। वाकई, वह इन कपड़ों और एक्सेसरीज को अच्छे से कैरी नहीं कर पा रही थी। जैस्मीन को जाते देख दर्शक भी चले गए। ओल्गा वहीं स्तब्ध खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने आगे बढ़कर कहा, कितनी भयानक राष्ट्रपति है। एक बच्ची से इतनी बेबाकी से कैसे बात कर सकती है? ये तो हद से ज्यादा है। अध्याय 105। माँ, मैं ठीक हूँ, योलांडा ने कहा। यह मेरी गलती है कि मुझे उसके गाने का नाम याद नहीं रहा। सिर्फ इसलिए कि तुम गाने का नाम भूल गई, उसे सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा करने का कोई हक नहीं था। तुम तो दूसरे स्थान पर आई थी। ओल्गा ने गुस्से से जैस्मीन की ओर देखा जो वहां से जा रही थी। उसने तो तुम्हारे पहनावे और गहनों की भी आलोचना की, ये तुम पर जंच नहीं रहे थे। उसे क्या पता, हम अमीर हैं, रानी एबी से कपड़े और गहने खरीदने में क्या बुराई है। माँ, चलो चलते हैं। योलांडा अब और यहाँ रुकना नहीं चाहती थी और हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती थी। वह शिष्य बनाना ही नहीं चाहती, हमें तो उसकी छात्रा बनने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। ओल्गा ने योलांडा का हाथ पकड़ा और दर्शकों के बीच लौटते हुए रास्ते भर शिकायत करती रही, सब जानते हैं कि आजकल सबसे अच्छा पियानोवादक लियोनार्ड है, हम उसे बाद में अपना शिक्षक बना लेंगे। योलांडा कहना चाहती थी कि लियोनार्ड के शिष्य बनने की चाह रखने वाले लोगों की संख्या पहले से ही बहुत अधिक है, और उसकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सेरेना भी, जिसकी ओर लियोनार्ड देखना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप थोड़ा उदास महसूस करते हुए अपनी सीट पर लौट गई। तभी एटली के दोस्त लियो ब्राइट ने उत्सुकता से पूछा, श्रीमती हैरिस, मैंने दूर से देखा कि राष्ट्रपति जैस्मीन गलियारे में योली से बातचीत कर रही थी। क्या राष्ट्रपति जैस्मीन को योली पसंद आ गई? क्या वह उसे अपनी शिष्या बनाना चाहती हैं? दूरी के कारण लियो ब्राइट को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, बस इतना पता था कि उनके चारों ओर भीड़ जमा है और वे किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं।
योलांडा पहले से ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी और इस सवाल से उसकी शर्मिंदगी और भी बढ़ गई क्योंकि स्थिति बेहद असहज थी। हालांकि ओल्गा बस हंस पड़ी। ओह, प्रेसिडेंट जैस्मिन का अभी यही इरादा था, लेकिन इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा लियोनार्ड है, इसलिए मैंने योलांडा से कहा कि वह सोच समझकर फैसला करे और जल्दबाजी में उसकी बात न माने। लियो ब्राइट को उनकी महत्वाकांक्षा देखकर आश्चर्य हुआ। वह हंसे और बोले, राष्ट्रपति जैस्मीन का ध्यान आकर्षित कर पाना पियानो बजाने की उच्च स्तरीय कुशलता को दर्शाता है। मेरी बेटी पियानो सीख रही है। कई साल हो गए। मैंने राष्ट्रपति जैस्मीन से मार्गदर्शन पाने के लिए कई संपर्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन राष्ट्रपति जैस्मीन सहमत नहीं हुई। योली राष्ट्रपति जैस्मीन का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है, ये वाकई कमाल की बात है। योली को दूसरा स्थान मिला, हमारी बेटी को तो सिर्फ 5वां स्थान। आप उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? लियो ब्राइट की पत्नी हंसी और बोली, योली इतनी बेहतरीन है कि शायद लियोनार्ड का ध्यान अपनी ओर खींचने की उसकी पूरी संभावना है। भविष्य। ओल्गा, जो अब तक खराब मूड में थी, ये सुनकर फिर से खुश हो गई। प्रस्तुता के उद्घाटन भाषण समाप्त होने के बाद शीर्ष 8 प्रतियोगियों को मंच पर अपनी अपनी प्रस्तुतियां देनी होंगी। योली को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, शायद लियोनार्ड प्रस्तुति के प्लेबैक से प्रभावित हो जाए। आज का मंच। बहुत बढ़िया बात। ये सुनकर ओल्गा ने तुरंत योलांडा को कोहनी मारी, योली, तुमने सुना क्या? तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। मुझे मिल गया। योलांडा पहले तो उदास थी, लेकिन तभी उसके फोन पर एक संदेश का नोटिफिकेशन आया। यह जैकरी का संदेश था और उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। मैं दर्शकों के बीच में हूं, आप कहाँ हैं? योलांडा तुरंत जैकरी को ढूंढने के लिए खड़ी हो गई और जब उसने उसे देखा तो उसने हाथ हिलाकर पुकारा, जैकरी, मैं यहाँ हूँ। ये कहने के बाद वह तुरंत उत्साह से भरी हुई जैकरी से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कोई आया है? श्रीमती ब्राइट थोड़ी हैरान थी। योली बहुत खुश लग रही है। अरे, ये तो योली का बॉयफ्रेंड है, वो तो उसका हौसला बढ़ाने आया है। ओल्गा को जैकरी के इस समय आने की उम्मीद नहीं थी और उसका मूड और भी अच्छा हो गया। योली ने अभी अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। मिसेज ब्राइट ने देखा कि जैकरी बहुत ही आकर्षक था और खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, वह बहुत पढ़ा लिखा लगता है, वह किस परिवार से है? ओह, वह गोल्डन सिटी के सबसे अमीर परिवार का बेटा है। जैकरी। श्रीमती ब्राइट थोड़ी हैरान थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हैरिस परिवार का पेंटर परिवार से इतना गहरा संबंध होगा। क्या आप जैकरी को जानते हैं? ओल्गा जैकरी के परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में जानती थी, जिसका जिक्र होते ही बाकी लोग उससे ईर्ष्या करने लगते थे। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं उसे जानती हूँ। श्रीमती ब्राइट की जैकरी की माँ से कुछ ही बार बातचीत हुई थी, लेकिन जैकरी से उनका ज्यादा संपर्क नहीं था। योलांडा जैकरी का हाथ थामे दर्शकों की 5वीं पंक्ति की ओर शान से चली और सहजता से परिचय कराया। वह उसे अपने आसपास के लोगों के सामने उसका मंगेतर बताती थी। जैकरी का आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाहर कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने आखिरकार फैसला किया कि अगर वह एक मंगेतर के रूप में अपनी होने वाली दुल्हन के पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और आ गया। अपनी अनिच्छा के बावजूद जब योलांडा ने उनका परिचय कराया तो उन्होंने शालीनता और आकर्षण के साथ सभी का अभिवादन किया। उनके आचरण ने निस्संदेह हैरिस परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, जिससे एटली और ओल्गा गर्व से फूल गए। दूसरी ओर श्रीमती ब्राइट ने चुपके से अपना फोन निकाला और श्रीमती पेंटर को संदेश भेजा, आप राज रखने में माहिर हैं, है ना? आपने जैकरी और योली के रोमांस के बारे में सबको क्यों नहीं बताया? अगर दर्शकों में उनसे मेरी मुलाकात न हुई होती तो मुझे पता ही न चलता कि आपकी बहू बनने वाली है। उस समय श्रीमती पेंटर अपनी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। संदेश सुनकर उनका दम घुटने लगा। उन्होंने झट से जवाब दिया, क्या? उसने पिछले कुछ दिनों में अपने बेटे को कई बार चेतावनी दी थी कि वह उस हैरिस नाम की लड़की के पीछे न भागे, लेकिन उस मूर्ख ने उसकी बात नहीं मानी। सिर्फ बातें ही बातें, कोई काम नहीं। ये राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह है। मेरी बेटी को 5वां स्थान मिला, इसलिए मैं भी साथ आ गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि योली दूसरा स्थान हासिल करेगी। आपकी नज़र वाकई कमाल की है। घुटन महसूस करते हुए श्रीमती पेंटर ने तुरंत जवाब दिया, ये समारोह कहाँ है? मैं वहां आ जाऊंगी। योलांडा ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। श्रीमती ब्राइट ने चिढ़ाते हुए कहा, वे काफी मिलनसार लग रहे हैं। इस समय योलांडा प्यार से जैकरी की बांह पकड़े हुए थी और उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी। जैकरी ने सुना और हल्की सी हंसी दी। दृश्य बिल्कुल मनमोहक था।
श्रीमती पेंटर का गुस्सा फूटने ही वाला था। अभी कुछ तय नहीं हुआ है, ये तो बस बच्चों का खेल है। श्रीमती ब्राइट चौंक गईं, लेकिन उनके माता पिता तो इस बारे में काफी गंभीर लग रहे हैं। खैर, आप जानते हैं, बहुत से लोग पेंटर परिवार से शादी करना चाहते हैं। तभी श्रीमती ब्राइट को एहसास हुआ कि पेंटर परिवार के माता पिता इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं थे, फिर भी वे इसका व्यापक रूप से प्रचार कर रहे थे। जब ज़ैकरी योलांडा के साथ होस्ट के शुरुआती भाषण को देख रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह उसकी मां का संदेश था। क्या तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि उस लड़की से रिश्ता तोड़ दो, लेकिन तुम कभी सुनते ही नहीं। ठीक है, तुम हैरिस परिवार में ही शादी कर लो। समझ लो कि तुम्हें परिवार ने बेदखल कर दिया है। अगर तुम्हें उससे इतना प्यार है तो फिर कभी घर वापस आने की जहमत मत उठाना। ज़ैकरी अचंभित रह गया। ज़ैकरी ने अपनी मां का संदेश पढ़ा और वह इस बात से हैरान था कि उसे कैसे पता चला कि वह वहां है। उसने चारों ओर देखा। हैरिस परिवार के माता पिता के अलावा वह किसी और को नहीं पहचानता था। यह अजीब था। माँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, नाराज मत होना। ज़ैकरी वास्तव में वहां नहीं रहना चाहता था, वह बस योलांडा के लिए वहां रहना चाहता था, अन्यथा उसे लगेगा कि कुछ कमी रह गई है। योलांडा, जो उसके फोन पर हो रही बातचीत को देखने के लिए काफी करीब थी, को निराशा का गहरा झटका लगा। लेकिन वह इसे दिखा नहीं सकी, इसलिए उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें घर आने के लिए कह रही है? अगर ऐसा है तो तुम्हें जाना चाहिए। मेरी चिंता मत करो। अध्याय 106 ज़ैकरी ने एक नज़र डाली और योलांडा की आंखों में मासूमियत और दयालुता देखी, जिससे वह थोड़ा डगमगा गया। ज़ैकरी, तुम्हें घर जाना चाहिए। अपनी माँ को नाराज मत करो, उसके पास सिर्फ तुम ही हो। योलांडा उसकी परेशानी समझ गई और उसे दिलासा देते हुए बोली, चाहे वो मुझे किसी भी नजरिए से देखे, एक माँ के तौर पर वो बस यही चाहती है कि तुम सुरक्षित रहो, मुझे खुशी मिले, अच्छा जीवन साथी मिले और सुखमय जीवन जी सकूं। क्या तुम उससे नाराज नहीं हो? ज़ैकरी ने हैरानी से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अस्पताल में उसने इतनी सारी बातें कही थीं जिनसे तुम्हें बहुत दुख हुआ। वह इस शादी के खिलाफ थी, यहाँ तक कि उसे लगता था कि योलांडा उसके लिए अच्छी नहीं थी। योलांडा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वह और मैं, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं, हम दोनों चाहते हैं कि तुम खुश रहो। मुझे पता है कि उसकी मंशा अच्छी है, इसलिए मैं नाराज नहीं हूं। सहपाठियों के उपहास से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक कि वह भविष्य में ज़ैकरी की पत्नी बन सकती थी। भला कौन उस पर हंसने की हिम्मत करेगा? वह किसी सफाईकर्मी द्वारा गोद ली जाना नहीं चाहती थी, पर किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ दयालुता से पेश आए। क्या इस दुनिया में उससे बेहतर कोई लड़की हो सकती है? अगर उसने दूसरे लड़कों के साथ डेट भी की होती तो क्या हुआ? वह पिता के प्यार के बिना पली बड़ी, किसी ऐसे व्यक्ति की चाहत रखती थी जो उसकी परवाह करे। क्या ये गलत था? जब ज़ैकरी अपने बचपन की पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में सोच रही थी, तो अचानक उसके मन में एक सवाल आया, आपने पियानो बजाना कब सीखा? उसे याद आया कि उसने बताया था कि उसकी माँ को उसे पालने पोसने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए पियानो सीखने का अवसर मिलना असंभव था। योलांडा को ज़ैकरी से अचानक इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, जिससे पास में बैठी ओल्गा की जिज्ञासा भी बढ़ गई। हाँ योली, ऐसा लग रहा था कि तुमने हैरिस लौटने से पहले पियानो नहीं सीखा था। परिवार, तो उन्होंने पियानो बजाना कैसे सीखा और पुरस्कार भी कैसे जीते? हैरिस परिवार में लौटने के बाद एक बार मैंने अपनी बहन के कमरे में एक पियानो देखा और फिर मैंने इसे ऑनलाइन ही सीख लिया। ये सच था, अपनी छवि सुधारने के लिए योलांडा ने ऑनलाइन बहुत कुछ खुद से सीखा था। ऑनलाइन पियानो की क्लासें उपलब्ध थीं, मैं तब अभ्यास करती थी जब आसपास कोई नहीं होता था। बाद में मेरे पिताजी ने देखा कि मुझे पियानो बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे एक नया पियानो खरीद दिया और मेरे लिए एक ट्यूटर भी रख दिया। ये भी सच था, इटली ने योलांडा की पियानो में रुचि देखकर उसे हर दिन पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर को बुलाया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि योलांडा ने कितना सीखा था। तो तुमने इसे ऐसे ही सीख लिया? पियानो तो ये जटिल है। मैंने 10 साल तक सीखा और प्रतियोगिता में पहला स्थान मुझे पिछले 2 वर्षों में ही मिला है। ज़ैकरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मंगेतर इतनी प्रतिभाशाली होगी। वह कुछ ही दिनों के लिए हैरिस परिवार में लौटी थी और उसने पहले ही इतना कठिन वाद्य यंत्र बजाना सीख लिया था। प्रतिभा तो यही होती है। रोज़मेरी पियानो को सजावट की वस्तु समझती है, इतने महंगे पियानो को यूं ही बर्बाद कर रही है। ओल्गा,
जब भी वह इस बात का जिक्र करती तो वह परेशान हो जाती। दूसरी ओर योली ने तो बस थोड़ी देर पढ़ाई की और उसे पहले ही दूसरा स्थान मिल गया। अविश्वसनीय। इस तरह की प्रशंसा सुनकर योलांडा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अपनी क्षमताओं को जानती थी, उसे बस यही एक रचना आती थी। हालांकि शिक्षक ने उसे अन्य रचनाएं भी सिखाईं, लेकिन वे प्रशंसा के योग्य बिल्कुल नहीं थीं। जो भी पियानो बजाना जानता था वह बता सकता था कि उसकी असली प्रतिभा कैसी थी। इसलिए वह घर पर लगातार अपनी प्रतियोगिता की प्रस्तुति का अभ्यास कर रही थी ताकि वह आज सामान्य रूप से प्रदर्शन कर सके। वह जानती थी कि जैकरी पियानो बजाना जानता है, इसलिए उसने खूब अभ्यास किया। उसी क्षण उसने देखा कि जैकरी की निगाहें उसकी ओर पहले की तरह ही कोमल हो गईं और उसे क्षण भर के लिए राहत का एहसास हुआ। मंच पर 8वें स्थान पर रहे विजेता ने अपनी खुद की पियानो रचना प्रस्तुत की। इस वर्ष की प्रतियोगिता में न केवल प्रतियोगियों के पियानो बजाने के कौशल का परीक्षण किया गया, बल्कि उन्हें अपना संगीत स्वयं रचने की भी आवश्यकता थी। पियानो बजाने में निपुण कई लोग इसमें भाग नहीं ले सके। इस वर्ष की प्रतियोगिता में वे इसलिए असफल रहे क्योंकि उन्हें रचना करना नहीं आता था। इसी क्षण 8वें स्थान के विजेता ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया, शालीनता से खड़े हुए और आभार व्यक्त करने के लिए झुके। मेजबान ने तालियां बजानी शुरू कर दी, फिर 7वें स्थान के विजेता को आमंत्रित किया मंच पर प्रदर्शन करना। अचानक लुइसा को एक फोन आया और उसने अपनी दोनों बेटियों से फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी दादी कई दिनों से कोमा में थी और आखिरकार उन्हें होश आ गया है। हम उनसे मिलने जा रहे हैं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जल्द ही। पापा मम्मी, हमारी चिंता मत कीजिए, सेरेना ने बड़ी समझदारी से कहा। मेरे पुरस्कार समारोह में अभी कुछ समय है, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके प्रदर्शन से पहले वापस आने की कोशिश करेंगे, लुइसा ने विनम्रता से कहा। फिर रोजमेरी की ओर देखा। रोजमेरी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कभी भी मम्मी को फोन कर लेना। ठीक है, रोजमेरी ने कहा। केनेथ और लुइसा के जाने के बाद सेरेना ने गर्व से रोजमेरी की ओर देखा और पूछा, बहन, क्या तुमने कभी पियानो बजाना सीखा है? क्या तुमने कोई पुरस्कार जीता है? उसने मंच की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, मैंने 4 साल की उम्र में पियानो सीखना शुरू किया था और उस शिक्षिका एंडी ने, जो छात्रों को नहीं पढ़ाती है, मेरा प्रदर्शन देखने के बाद मुझे अपने संरक्षण में ले लिया। क्या आप एंडी को जानते हैं? वह देश की एक प्रसिद्ध पियानो शिक्षिका हैं। बहुत से लोग उनसे सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास योग्यता नहीं है। उनके मार्गदर्शन में मेरे पियानो कौशल में तेजी से सुधार हुआ है और मैंने छोटी उम्र से ही 50 से अधिक प्रथम पुरस्कार जीते हैं। उसका स्वर गर्व से भरा हुआ था। उसने सिर उठाकर पूछा, तुम्हारी पूर्व निजी ट्यूटर का नाम क्या है? क्या उसने इस क्षेत्र में कोई पुरस्कार जीता है? हालांकि रोजमेरी ने शायद उसका सवाल नहीं सुना होगा क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि रोजमेरी ने पहले ही अपने हेडफोन लगा लिए थे और वह पूरी तरह से गेम खेलने में मग्न थी। सेरेना को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन ये सोचकर कि शायद ये देहाती लड़की सिर्फ इतना ही कर सकती है, उसने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा। कुछ देर बाद मेजबान ने माइक अपने हाथ में लिया और जोश से कहा, अब बारी है इस प्रतियोगिता की द्वितीय स्थान विजेता योलांडा हैरिस की। वह सबके सामने दुख नामक एक रचना प्रस्तुत करेगी। योलांडा ने मेजबान की आवाज सुनी, मुस्कुराए और लाखों की कीमत वाली पोशाक पहने खड़ी हो गई। वह मंच पर चली गई। योलांडा पियानो पर बैठी, गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उस खूबसूरत धुन को बजाना शुरू किया जिसने उसे दूसरा स्थान दिलाया। पहली पंक्ति में बैठी जैस्मीन को प्रस्तुति के पहले भाग के दौरान थोड़ी असंतुष्टि महसूस हुई, लेकिन जब पूरी रचना बज चुकी थी तो उसे एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई, मानो उसने इसे पहले कहीं सुना हो। दर्शकों में मौजूद कई लोग आपस में निजी तौर पर चर्चा कर रहे थे। उनकी रचना का चरमोत्कर्ष सचमुच खूबसूरत है। ये बहुत ही भावपूर्ण है। बस उसकी खेलने की क्षमता थोड़ी कमजोर हो गई है, शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत घबरा जाती है। अगर हम रचना की शुरुआत और अंत को छोड़ दें तो उसने जो चरमोत्कर्ष रचा है वह वाकई शानदार है। एक किशोरी ने इतनी खूबसूरत रचना लिख डाली। कई लोगों ने योलांडा की प्रशंसा की। प्रदर्शन में पियानो वादक कैंट भी शामिल थे, जो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और जैस्मीन की ओर मुड़कर बोले, अध्यक्ष जैस्मीन, क्या आप हाल ही में योग्य छात्रों की तलाश नहीं कर रही थीं? आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? क्या ये योलांडा है? जैस्मीन की राय हैरिस परिवार के बारे में अच्छी नहीं थी, इसलिए योलांडा के प्रति उसके मन में कोई खास सद्भावना नहीं थी। प्रतिभा की बात करें तो इतने सालों में उसने रोजमेरी से ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चा नहीं देखा था।
पियानो बजाने में जैस्मीन उससे कहीं बेहतर थी, यहाँ तक कि यह कहा जा सकता था कि रोजमेरी उससे कहीं श्रेष्ठ थी। अगर उसे किसी को शिष्य बनाना भी होता तो वह रोजमेरी को ही अपना शिष्य बनाना चाहती। हालांकि रोजमेरी जैसी युवा और प्रतिभाशाली गुरु कभी किसी शिष्य को पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यह विचार तो उनके लिए नामुमकिन था। द्वितीय स्थान पाने वाली विजेता न केवल संगीत रचना करना जानती है, बल्कि वह इसे बखूबी करती है, खासकर चरमोत्कर्ष। ये सचमुच बहुत सुंदर है। मैं इस रचना के चरमोत्कर्ष से भी मंत्रमुग्ध हो गया था। ऐसा लगता है जैसे सम्मोहन हो गया हो। एक बार सुनने के बाद मैं इसे दोबारा सुनना चाहता हूँ। मैं भी। हालांकि रचना की शुरुआत और अंत अच्छी तरह से नहीं लिखे गए थे, लेकिन उन्होंने जो चरमोत्कर्ष रचा वह वास्तव में प्रभावशाली है। जैस्मीन के आसपास मौजूद कई महत्वपूर्ण अतिथि योलांडा की प्रस्तुति की प्रशंसा कर रहे थे। प्रस्तुति के बाद योलांडा ने शालीनता से खड़े होकर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम किया। जैसे ही उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं, संयोगवश दर्शकों में बैठे जैकरी को देखो, उसकी आंखों में प्यार और प्रशंसा भरी हुई है। वह उसके लिए तालियां बजा रहा है। योलांडा थोड़ी उत्साहित महसूस कर रही थी। फिर उसने जैस्मीन की ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि उसके चेहरे पर निराशा का भाव होगा। आखिर इतनी प्रतिभाशाली छात्रा को खोना जैस्मीन के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। हालांकि जैस्मीन के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और मेज पर उंगलियां थपथपाईं, मानो वह सोच में डूबी हुई हो। क्या उसे लग रहा था कि अभी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था? जैसे ही योलांडा अपनी नजर हटाने वाली थी, तभी अनजाने में उसकी नजर तीसरी पंक्ति में बैठी रोजमेरी पर पड़ी, जो अरबपति की बेटी सेरेना से सिर्फ 2 सीटें दूर थी। वह बेहद हैरान रह गई। ये कैसे संभव हुआ? वे सीटें या तो प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों के कब्जे में थीं, या फिर विजेताओं या उनके परिवार के सदस्यों के। लेकिन रोजमेरी इनमें से कोई नहीं थी। आखिर किस आधार पर वह वहां बैठने की हकदार थी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि सेरेना, जो खूबसूरत और दयालु हृदय की थी, को कोई आपत्ति नहीं थी? या फिर इसलिए कि वह किसी धनी प्रायोजक के साथ थी? योलांडा ने जानबूझकर बगल में देखा, लेकिन रोजमेरी के बगल में विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति नहीं था। वह ये समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह का प्रायोजक रोजमेरी को एक अरबपति की बेटी के बराबर दर्जा दिला सकता है। रोजमेरी बेहद भाग्यशाली थी। योलांडा के सुंदर ढंग से झुकने को देखकर दर्शकों में उत्साहपूर्ण तालियों की गूंज सुनाई दी। यहाँ तक कि पुरस्कार मंच पर मौजूद जज और वरिष्ठ लोग भी बच्ची की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। इस पियानो रचना का नाम दुख है, लेकिन इसके चरमोत्कर्ष में मुझे आशा की एक झलक सुनाई दी, मानो प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित विपत्तियों का सामना कर चुके लोगों को साहपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हो। अभी भी बहुत उम्मीदें बाकी हैं। जीवन में कई खूबसूरत चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ, जब मैंने क्लाइमैक्स सुना तो मेरे मन में भूकंप से तबाह हुए मलबे और नए सिरे से शुरुआत करने के साहस की छवियां उभर आईं। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। इससे मुझे प्राकृतिक आपदाओं के दृश्यों की याद आ गई। मैं भी। जैस्मीन को अचानक एहसास हुआ कि यह जानी पहचानी भावना कहाँ से आई है, भूकंप, प्रेरणा, साहस, दृढ़ता। उसने योलांडा को मंच से नीचे उतरते हुए देखा, उसकी आंखों में असंतोष भरा हुआ था। इसके बाद सेरेना को मंच पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया। पुरस्कार समारोह की अंतिम कलाकार होने के नाते मंच पर आते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। हालांकि रोमियो और उसके दादाजी पुरस्कार समारोह देखने के लिए उपस्थित नहीं थे, फिर भी रोजमेरी की ईर्ष्या और जलन देखकर रोमियो और सेरेना भावुक हो गए। उसके चेहरे के भाव ने उसे संतुष्टि का एहसास कराया। सेरेना शालीनता से पियानो पर बैठी और आत्मविश्वास से अपनी रचना बजाने लगी। 5 मिनट बाद वो दर्शकों को धन्यवाद देने के लिए खड़ी हुई। लेकिन जब उसने दूसरी ओर देखा, दर्शक दीर्घा में बैठी सेरेना ने देखा कि उसके माता पिता अभी तक नहीं लौटे थे और रोजमेरी अभी भी अपना खेल खेल रही थी, जिसमें ईर्ष्या या जलन का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। सेरेना तुरंत क्रोधित हो गई। दर्शकों की तालियां लगातार बजती रहीं। सेरेना की रचना वाकई बहुत अच्छी है। बिल्कुल उसकी तरह यह उत्कृष्ट है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह एक अरबपति की बेटी है। वह छोटी उम्र से ही असाधारण रही है। अध्याय 107। फिर भी मुझे योलांडा की धुन ज्यादा पसंद है। उसका चरमोत्कर्ष वाला हिस्सा वाकई उत्साहवर्धक है। मुझे योलांडा का गाना भी पसंद है, लेकिन सिर्फ उसका चरमोत्कर्ष वाला हिस्सा। सेरेना ठीक समय पर मंच से नीचे उतरी और ये टिप्पणियां सुनी। उनके नाखून उनकी हथेलियों में गल गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी को सिर हिलाकर अभिवादन किया।
सेरेना को यह मानना पड़ा कि योलांडा की धुन का चरमोत्कर्ष वाला हिस्सा वाकई आकर्षक था और उसकी संगीत रचना कौशल निश्चित रूप से उससे कहीं बेहतर थी। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि बाकी हिस्से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए अंत में उसे हार माननी पड़ी। दूसरे स्थान पर योलांडा को जब पता चला कि सभी को उसका गाना, खासकर उसका चरमोत्कर्ष वाला हिस्सा पसंद आया है, तो वह रोमांचित और उत्साहित हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह शो की स्टार हो। पहले 8 विजेताओं ने अपने पुरस्कार विजेता गीतों की प्रस्तुति सबके सामने दी है और मुझे विश्वास है कि अब आप सभी उनकी उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। अब आज के सबसे महत्वपूर्ण भाग का समय आ गया है, पुरस्कार समारोह। कृपया प्रसिद्ध पियानो वादक प्रोफेसर केंट का स्वागत करें, जो चौथे से 8वें विजेताओं को मानद प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। मेजबान ने कहा। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। केंट ने अपना सूट ठीक से पहना और विजेताओं को एक एक करके मानद प्रमाण पत्र प्रदान किए, साथ ही यादगार तस्वीरें भी खींचवाईं। मंच से उतरने के बाद मेजबान ने माइक उठाया और जोश से कहा, अब हम पियानो एसोसिएशन की अध्यक्ष जैस्मीन को आमंत्रित करते हैं, जो शीर्ष 3 विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान करेगी। दर्शकों की तालियां और भी जोर से गूंज उठीं, मानो कान बहरे कर देने वाली हों। तीसरे स्थान पर रही फ्रिडा, दूसरे स्थान पर रही योलांडा और पहले स्थान पर रही सेरेना तीनों अपनी अपनी सीटों से उठीं और शालीनता से मंच की ओर चलीं। वे केवल 17 या 18 वर्ष के थे, प्रतिभाशाली और सुंदर थे। रास्ते में योलांडा ने सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और सेरेना की ओर सिर हिलाकर भी अभिवादन किया, लेकिन सेरेना ने उसके इस दोस्ताना हावभाव पर ध्यान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया और बस दूसरों को हाथ हिलाकर मुस्कुराती रही। जैस्मीन के मंच पर आने के बाद उसने चैंपियन ट्रॉफी सेरेना को और तीसरे स्थान की ट्रॉफी फ्रिडा को सौंपी, फिर योलांडा को एक कठोर निगाहों से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चोर को देख रही हो। मेजबान एक पल के लिए रुका, फिर जल्दी से बोला, राष्ट्रपति जैस्मीन, द्वितीय स्थान विजेता, आप ट्रॉफी देना भूल गईं। योलांडा थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन दर्शकों में इतने सारे लोगों के सामने और कैमरों के लगातार लगे होने के कारण उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति जैस्मीन, मैं इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान की विजेता हूं। प्रतियोगिता? योलांडा, मुझे पता है। जैस्मीन की आवाज ठंडी थी, उसकी निगाहें पहले से कहीं ज्यादा तीखी थीं। जब योलांडा ने बताया कि वह दूसरे स्थान पर है, तो जैस्मीन को उसका झूठ उजागर करने की तीव्र इच्छा हुई। सभी थोड़े हैरान थे, यहां तक कि मेजबान को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उन्हें लग रहा था कि अध्यक्ष जैस्मीन योलांडा को ऐसे देख रहे थे मानो वह उनकी दुश्मन हो। वह केवल अपनी आंखों से ही अपने बगल में ट्रॉफी पकड़े खड़ी लड़की की ओर इशारा कर सका। लड़की मुस्कुराए और ट्रॉफी जैस्मीन को दे दी। जैस्मीन खड़ी रही और उसकी निगाहें बर्फीली थीं। तुम द्वितीय स्थान की ट्रॉफी के लायक नहीं हो, उसने कहा। इस बयान से पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया, यहां तक कि योलांडा का चेहरा भी पल भर में पीला पड़ गया। दर्शकों में से एटली और ओल्गा अचानक खड़े हो गए और बोले, क्या हो रहा है? जैकरी भी अवाक रह गया, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आमतौर पर दयालु और मिलनसार राष्ट्रपति जैस्मीन ऐसे शब्द कह सकती हैं। इसका क्या मतलब है, अध्यक्ष जैस्मीन? मेजबान ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आप ये सुझाव दे रही हैं कि योलांडा का प्रदर्शन सुनने के बाद उसकी रैंकिंग और ऊपर जा सकती है? ये सुनकर जो दर्शक पहले योलांडा की प्रस्तुति में कुछ गड़बड़ी समझ रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली। तो बात यहीं खत्म हो गई। क्या राष्ट्रपति जैस्मीन को लगता था कि योलांडा सबका दिल जीत सकती है? सेरेना, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने अनजाने में ही चैंपियनशिप ट्रॉफी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राष्ट्रपति जैस्मीन सबके सामने ये घोषणा कर दे कि योलांडा चैंपियनशिप की ज्यादा हकदार थी, है ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। जैस्मीन ने योलांडा की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुमने अभी जो धुन बजाई उसे खुद ही रचा था? योलांडा को जब कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वह इतनी घबरा गई कि उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। बेशक। जैस्मीन ने पूछा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस रचना का हर स्वर, हर धुन आपने खुद सोची थी, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं था? योलांडा बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी रह पा रही थी। उसे जैस्मीन का इशारा समझ नहीं आ रहा था। क्या जैस्मीन जानती थी कि उसने रोजमेरी के क्लाइमैक्स की नकल की है, इसलिए वह सबके सामने उससे सवाल कर रही थी? यह असंभव है। जैस्मीन खुद को क्या समझती थी? वह रोजमेरी को कैसे जान सकती थी, जब तक कि रोजमेरी ने उससे संपर्क करके उसे कुछ बताया न हो? राष्ट्रपति जैस्मीन, मुझे नहीं पता कि दूसरों ने आपको क्या बताया है। योलांडा ने सब कुछ नकारने का फैसला किया है। इस समय सबसे अच्छी रणनीति उसका ध्यान भटकाना थी। अगर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं दर्शकों में बैठकर आपकी प्रशंसा कर रही थी।
पहले मैंने मूर्खतापूर्वक आपका छात्र बनने का फैसला किया था। मुझे खेद है। योलांडा ने अपना संयमित व्यवहार बनाए रखा और कहा, आपने पहले कहा था कि आप विद्यार्थियों को नहीं लेते, और अगर लेते भी तो हैरिस परिवार से किसी को नहीं लेते। मुझे नहीं पता कि हम हैरिस ने क्या गलत किया है, लेकिन एक वरिष्ठ होने के नाते आपको अपने पसंदीदा विद्यार्थी को चुनने का अधिकार है। मैं ये समझती हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी कृपा पाने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले इतने सारे लोगों के सामने आपने कहा था कि मैं रानी एबी के कपड़े और गहने पहनने के लायक नहीं हूँ। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा से आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ और पियानो सीखने का मेरा प्रयास आपके करीब आने के लिए ही था। कुछ ही शब्दों में उसने राष्ट्रपति जैस्मीन को एक असभ्य और घमंडी व्यक्ति के रूप में चित्रित कर दिया। जैस्मीन का सामना पहली बार ऐसे किसी युवा और बदतमीज व्यक्ति से हुआ था। उसे राष्ट्रपति जैस्मीन के ऐसे होने की उम्मीद नहीं थी। योलांडा ने पियानो सीखने के लिए जी तोड़ मेहनत की ताकि वह उसके बहुत करीब है। उसे छात्रा के रूप में स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे ऐसे अपमानजनक शब्द कहने की भी जरूरत नहीं थी। योलांडा बहुत परेशान होगी। मुझे लगता है कि योलांडा क्वीन एबी के कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है। क्या राष्ट्रपति जैस्मीन कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी कर रही है? कोई क्या पहनता है या क्या करता है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर राष्ट्रपति जैस्मीन युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन नहीं करना चाहती तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उन्हें शर्मिंदा किया। राष्ट्रपति जैस्मीन में शिष्टाचार की कमी है। योलांडा में प्रबल मानसिक दृढ़ता है। वह एक सच्ची महिला है, आम लोगों जैसी नहीं। अधिकांश दर्शक योलांडा की प्रशंसा कर रहे थे। महज कुछ शब्दों से ही उसने कैसे पासा पलट दिया, ये देखकर योलांडा ने राष्ट्रपति जैस्मीन की ओर चुनौती भरे भाव से देखा। अध्याय 108 जैस्मीन को उसकी चाल समझ में कैसे नहीं आई। ठंडी हंसी के साथ उसने भीड़ से कहा, तुमने मेलोडी के विश के क्लाइमैक्स को हूबहू कॉपी करके अपनी रचना में इस्तेमाल किया है। इस आरोप पर पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। योलांडा ने मेलोडी से चोरी की थी। मेलोडी पियानो की दुनिया में एक दिग्गज थी, जिन्होंने हाल के वर्षों में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते थे और उन्हें लियोनार्ड के बराबर का उस्ताद माना जाता था। लेकिन मेलोडी लियोनार्ड से भी ज्यादा रहस्यमयी थी, क्योंकि किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा था और न ही उनकी उम्र का पता था। राष्ट्रपति जैस्मीन, आप इतनी निश्चित कैसे हो सकती हैं कि योलांडा ने मेलोडी की रचना की नकल की है? मेजबान ने असहज स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मैं भी मेलोडी की प्रशंसक हूं, लेकिन मुझे विश नाम की किसी रचना के बारे में जानकारी नहीं है। क्या आपके पास कोई सबूत है? योलांडा के मन में आशा की एक किरण जगी। मेजबान ने भी मेलोडी की विश के बारे में नहीं सुना था और उसे कहानी का चरमोत्कर्ष वाला हिस्सा रोजमेरी के कमरे से मिला था, जो रोजमेरी द्वारा हाथ से लिखा गया था। इतना ही नहीं, उसने ऑनलाइन कई बार खोज की, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली, इसीलिए वह इसे अपने काम में इस्तेमाल करने के लिए काफी आत्मविश्वासी थी। रोजमेरी बेफिक्र होकर मंच पर घटित हो रहे दृश्य को देखती रही, यहां तक कि उसने पीछे से ओल्गा की गुस्से भरी बड़बड़ाहट भी सुन ली। राष्ट्रपति जैस्मीन को क्या हो गया है? अगर वो योली को पुरस्कार नहीं देना चाहती थी तो ठीक है, लेकिन उस पर एक महान संगीतकार की रचना की नकल करने का आरोप लगाना, योली को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है, मानो मेरी लड़की जिसके पास पियानो बजाने का हुनर है, उसे इसकी जरूरत हो। दूसरों से चोरी करना। ओल्गा राष्ट्रपति जैस्मीन का सामना करने के लिए बेताब थी, लेकिन एटली ने उसे रोकते हुए कहा, हो सकता है कि राष्ट्रपति जैस्मीन ने बहुत सारे पियानो वादन सुने हो और जब उन्होंने कुछ मिलता जुलता सुना तो उन्हें लगा कि योली ने नकल की है। चलो शांत रहें और इंतजार करें। लेकिन ज़ैकरी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। राष्ट्रपति जैस्मीन हमेशा निष्पक्ष रहती हैं। वह पर्याप्त सबूत के बिना ऐसा नहीं कहेंगी। ज़ैकरी, तुम योली पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम तो अभी थोड़ी देर पहले उसकी तारीफ कर रहे थे। ओल्गा चिढ़ गई। यह अजीब है, श्रीमती ब्राइट ने बीच में कहा, क्या राष्ट्रपति जैस्मीन ने अभी अभी आपकी योली का पीछा नहीं किया था, उसे शिष्या बनाना चाहती थी। अब योली क्यों कह रही है कि राष्ट्रपति जैस्मीन उसे नहीं चाहती और वह रानी एबी की योजनाओं के योग्य नहीं है? अचानक पूछे गए इस सवाल से ओल्गा अचंभित रह गई और जवाब देने में हिचकिचाई। सचमुच वह तो बिल्कुल भूल ही गई थी। उसने श्रीमती ब्राइट के सामने शेखी बघारी थी कि राष्ट्रपति जैस्मीन योली को अपना शिष्य बनाना चाहती है, लेकिन वे राष्ट्रपति जैस्मीन को अपने से नीचा समझते थे। उनका लक्ष्य तो सिर्फ लियोनार्ड था। ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था।
श्रीमती ब्राइट ने उसके झूठ को भांप लिया और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। सबूत? बिल्कुल है। कमरे में सन्नाटा छा गया। योलांदा का चेहरा पीला पड़ गया। असंभव। लेकिन सबूत बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि दुख के चरमोत्कर्ष में आप क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं? जैस्मीन ने पूछा। यह सवाल सुनकर योलांदा के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ गई। उसने इस बारे में अपने ट्यूटर से पूछा था, जिन्होंने कहा था कि इससे उदासी का भाव व्यक्त होता है। बेशक यह उदासी है। हर कोई संगीत को अलग अलग तरह से समझता है, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छा संगीत दिल को छू जाता है। मेरी रचना का भाव ठीक इसके शीर्षक की तरह अंतहीन दुख को दर्शाता है। यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो दुख में डूबा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, योलांदा ने कहा। जैस्मीन ने हंसते हुए योलांदा को तिरस्कार भरी नजर से देखा। तुमने सब कुछ गलत समझा है, लड़की। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो यहाँ मौजूद बाकी सबसे पूछ लो कि उन्हें क्लाइमैक्स कैसा लगा। कोई बताना चाहेगा? जैस्मीन ने कहा। मेजबान ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। मुझे बस तीव्र दुख की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो मैं दुख की एक प्रचंड लहर में डूब गया हूं। ऐसा लगा जैसे अनंत काल बीत गया हो। फिर अचानक सूरज की एक किरण दिखाई दी और मुझे एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई शक्ति मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए कह रही हो। कुछ दर्शक खड़े हो गए और मेजबान ने उन्हें माइक सौंप दिया। मैंने दुख से मुक्ति पाते हुए साहस और शक्ति की आवाज सुनी। मेरे दिमाग में जो तस्वीर उभरी वह पिछले साल खबरों में आए भूकंप की थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछले साल एक शहर में आए भूकंप से अनगिनत लोगों की मौत हुई और वे घायल हुए। भूकंप का दृश्य मेरे दिमाग में कौतूहल से उमड़ आया जब मैंने उसका चरमोत्कर्ष सुना। मैंने प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों के बारे में भी सोचा। आपदाएं। जैस्मिन ने देखा कि योलांदा का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। पिछले साल शहर में आए भूकंप ने अनगिनत लोगों को बेघर कर दिया था। बचे हुए लोग गहरे दुख में थे, अपने गम से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था। मेलोडी ने विश्व गाना संगीत की शक्ति से उन्हें सांत्वना देने और आगे बढ़ने में मदद करने के उद्देश्य से लिखा था। योलांदा को संगीत की समझ नहीं थी और उसका शिक्षक भी कोई विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए उन्होंने जो कुछ सुना वह पूरी तरह सही था। उन्हें पता था कि क्लाइमैक्स दुखद था, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उस दुख के नीचे एक शक्ति छिपी हुई थी, बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। मुझे इतना यकीन क्यों है कि विश्व गाना मेलोडी ने ही लिखा है? क्योंकि इस मार्च में मेरी मदद से उसका गाना संगीत की पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है। नई पाठ्यपुस्तकें छप चुकी हैं और सितंबर में सभी लोग मेलोडी का काम देख सकेंगे। इसकी घोषणा पहले कभी नहीं की गई थी, जैस्मीन ने कहा। सभी लोग स्तब्ध रह गए, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि योलांदा भी अचंभित थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेलोडी का मूल संस्करण आपके संस्करण से कहीं बेहतर है। मुझे यकीन है कि आपने मेलोडी के चरमोत्कर्ष की नकल की होगी, लेकिन लोगों को पता चलने के डर से आपने बाकी का हिस्सा खुद लिखा। लेकिन आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए गाना इतना अजीब लग रहा था। जैस्मिन ने कहा, शुरुआत में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब चरमोत्कर्ष आया तो मुझे ये जाना पहचाना सा लगा। अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर निर्णायक क्षण होता तो जज आपको आगे नहीं बढ़ने देते। आपका गाना ज्यादा से ज्यादा औसत दर्जे का है। आप शीर्ष 20 में भी जगह नहीं बना पाते, दूसरा स्थान तो दूर की बात है। आपने मेलोडी की रचना की नकल की है और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आप इस पुरस्कार के लायक नहीं हैं। आप इस क्षेत्र में रहने लायक नहीं हैं। पियानो एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपकी सदस्यता अस्वीकार करता हूं। जैस्मीन की बातों के बाद सभी लोग बेहद हैरान रह गए। ये सोचकर ही हैरानी होती थी कि योलांदा इतनी कम उम्र में किसी सीनियर के काम की नकल करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। उसने न सिर्फ इसे मानने से इनकार किया, बल्कि जैस्मीन को बदनाम करने की भी कोशिश की। ध्यान भटकाने के लिए योलांदा का चेहरा पीला पड़ गया, वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। पियानो एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से यह कहा जाना कि वह कभी पियानो वादक नहीं बन सकती, उसके लिए मृत्यु से भी बदतर था। अध्याय 109। नहीं, वह चोरी की बात कबूल नहीं कर सकती थी। ऐसा करने से उसका पियानो करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता। दूसरे स्थान पर आने का गौरव पल भर में गायब हो जाता। ताने और उपहास उसे और भी नीचे धकेल देते। खाई में ये घोटाला जीवन भर उससे चिपका रहेगा और वह हंसी का पात्र बन जाएगी।
अगर वह चोरी की बात कबूल कर लेती तो उसके माता पिता और जैकरी को बहुत निराशा होती। उसकी चाची और चाचा उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगते और उसे हैरिस परिवार से निकाल देते। जिन लोगों ने उसका साथ दिया था और उसे पसंद करते थे वे भी उसे तुरंत छोड़ देते। दांत पीसते हुए उसने पलटकर जवाब दिया, ये तो सिर्फ तुम्हारी कहानी है, पाठ्यपुस्तकों में शामिल है। किसने देखा? जैस्मीन ने योलांडा को अभी भी अनजान बनने का नाटक करते देख गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी कही बात वापस लेने पर मजबूर कर दूंगी। उसने किसी से नवीनतम पाठ्यपुस्तक की तस्वीर खींचवाई और उसको को बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया। जैस्मीन ने चारों ओर देखते हुए कहा, ये मेलोडी की रचना विश्व है। जो लोग संगीत पढ़ना जानते हैं उन्हें समानताएं नजर आएंगी। सिर्फ एक दो पंक्तियां ही एक जैसी नहीं हैं, बल्कि पूरा क्लाइमैक्स ही कॉपी किया गया है। हाँ बिल्कुल, चरमोत्कर्ष बिल्कुल वैसा ही है। राष्ट्रपति जैस्मीन उन पर मानहानि का आरोप नहीं लगा रही हैं, उन्होंने साहित्यिक चोरी जरूर की है। मास्ट्रो मेलोडी का इंट्रो और आउट्रो योलांडा के इंट्रो और आउट्रो से कहीं बेहतर है। जिन लोगों को संगीत पढ़ना नहीं आता, चिंता न करें, मैं किसी से मेलोडी का चरमोत्कर्ष बजवा दूंगी ताकि आप खुद सुन सके कि वे एक जैसे हैं या नहीं। अंत में जैस्मीन ने फ्रिडा की ओर मुड़कर कहा, तुम बजाओ। राष्ट्रपति जैस्मीन के अचानक फोन करने से फ्रिडा थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन जल्दी से पियानो पर बैठ गई और स्क्रीन पर प्रदर्शित मास्ट्रो मेलोडी के संगीत की चरम सीमा को बजाने लगी। वही धुन सबके कानों में गूंज उठी और एटली और ओल्गा, जिन्होंने पहले अपनी बेटी का बचाव किया था, भी दंग रह गए। वे संगीत की शीट पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन जब संगीत बिल्कुल एक जैसा था तो नकल से इनकार करना मुश्किल था। फ्रिडा द्वारा बजाया गया प्रत्येक सुर योलांडा के लिए एक थप्पड़ की तरह महसूस हुआ, जो अंत तक आते आते बिल्कुल पीली पड़ गई थी। आगे की पंक्ति में बैठे दर्शकों में इस वर्ष के प्रतियोगिता के निर्णायक भी शामिल थे, जिन्होंने शुरू में योलांडा के बारे में बहुत अच्छी राय रखी थी, विशेष रूप से प्रोफेसर लिडिया, जो उनसे विशेष रूप से स्नेह रखती थी। योलांडा का दूसरा स्थान काफी हद तक उसके समर्थन के कारण था, लेकिन अब निर्णायक सबूत सामने आने के बाद वह निराश और क्रोधित थी। फ्रिडा द्वारा क्लाइमैक्स बजाने के बाद होस्ट योलांडा की नकल स्पष्ट रूप से जानते हुए माइक उठाकर गंभीरता से बोला, किसी और की मेहनत का फल उनकी अनुमति के बिना लेना उचित नहीं है। अनुमति देना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने योलांडा की ओर देखा और कहा, प्रतियोगिता के आयोजक के रूप में मुझे ये घोषणा करते हुए खेद हो रहा है कि द्वितीय पुरस्कार विजेता योलांडा को मेस्ट्रो मेलोडी के काम की नकल करने के कारण उनका पुरस्कार वापस ले लिया गया है। नियमों के अनुसार वह अब से इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकती। योलांडा बुरी तरह कांप रही थी। अब प्रथम और तृतीय स्थान के विजेताओं और अध्यक्ष जैस्मीन की याद में एक तस्वीर लेते हैं। मेजबान ने पत्रकारों को तस्वीरें खींचने और इस घटना को भुलाने के लिए पास लाने की कोशिश की, लेकिन योलांडा ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, मैंने साहित्यिक चोरी नहीं की। सबूत तो सबके सामने है, फिर भी वह इससे इनकार कर रही है। क्या वह सचमुच निर्दोष हो सकती है? उसे देखो, नकल करने वालों को दोषी होना चाहिए, न कि इस तरह से। लेकिन उनके चरमोत्कर्ष एक जैसे थे। अगर उसने मेस्ट्रो मेलोडी के काम की नकल नहीं की, तो क्या मेस्ट्रो मेलोडी ने उसके काम की नकल की? ये तो स्पष्ट रूप से साहित्यिक चोरी है। राष्ट्रपति जैस्मीन को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जिद्दी होगी। उन्होंने गुस्से से कहा, आजकल लोगों में प्रसिद्धि और लाभ के लिए कोई नैतिक सीमा नहीं रह गई है। क्या ये रचनाकार की मानसिकता का असंतुलन है या चरित्र की कमी? आपने मेलोडी के काम की नकल की है और इंडस्ट्री आपको बाहर निकाल देगी। आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, फिर भी आप ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि आपने नकल नहीं की। मैंने नकल नहीं की, योलांडा ने हठपूर्वक कहा, ये गाना मैंने घर पर बनाया है। क्या राष्ट्रपति जैस्मीन इस बात का सबूत दे सकती हैं कि मैंने इसे घर पर नहीं बनाया? क्या आप समझा सकती हैं कि आपका क्लाइमैक्स मास्ट्रो मेलोडी के क्लाइमैक्स जैसा क्यों है? अन्य भागों में आपके प्रदर्शन को देखते हुए क्या आप इतना रोमांचक क्लाइमैक्स रच सकती थीं? जैस्मिन को स्पष्ट रूप से उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्या आप समझा सकती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? तुम कहते हो कि तुमने नकल नहीं की, हिम्मत करो मेलोडी के सामने फिर से ऐसा कहने की। क्या मेलोडी हमेशा से एक रहस्य रही थी और किसी ने भी उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा था। राष्ट्रपति जैस्मीन न केवल उसे जानती थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे सबके सामने बेनकाब करने वाली थी। क्या इतनी उच्च कोटि की शख्सियत इतने छोटे से मामले को सुलझाने के लिए आगे आएगी? योलांडा को उम्मीद नहीं थी कि जैस्मीन उस पर दबाव डालने के लिए मेस्ट्रो मेलोडी का नाम ले आएगी।
सभी जानते थे कि मिस्ट्रो मेलोडी कहाँ है, यह एक रहस्य था। उसने अनुमान लगाया कि मिस्ट्रो मेलोडी शायद सुर्खियों में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वह हमेशा अपनी पहचान छिपाकर रखती थी। क्या जैस्मीन मेलोडी को फोन करने वाली थी या वीडियो कॉल के जरिए लाइव जुड़ने वाली थी? चाहे जो भी तरीका हो, योलांडा को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके नए मैनिक्योर किए हुए नाखून अनजाने में उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे। जैस्मीन ने कहा, आज संयोग से मास्ट्रो मेलोडी यहीं दर्शकों में मौजूद हैं और आपको उनकी रचना की नकल करते हुए देख रही हैं, फिर भी आप इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। ये शब्द सुनते ही पूरा दर्शक वर्ग खुशी से झूम उठा और मिस्ट्रो मेलोडी को ढूंढने लगा। योलांडा का चेहरा पीला पड़ गया। मिस्ट्रो मेलोडी यहाँ थी? नामुमकिन। वो इतनी बड़ी हस्ती थी, भला इतनी छोटी प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में कैसे आ सकती थी? जैस्मीन ने दर्शकों में बैठी एक आकर्षक लड़की की ओर देखा और आदरपूर्वक एवं सावधानीपूर्वक कहा, मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान करने के लिए बहुत खेद है। मैं इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी। ये कहते हुए उसने अपनी तीखी निगाहें योलांडा पर फिर से टिका दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की तुम्हारे काम की नकल करेगी और यह कहने की हिम्मत करेगी कि उसने साहित्यिक चोरी नहीं की। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि रचनात्मक वातावरण के लिए भी अपमानजनक है। अध्यक्ष जैस्मीन ने दर्शकों में बैठी रोजमेरी की ओर देखते हुए कहा, नकल करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। हमें इस समूह में नकल करने वालों का स्वागत नहीं करना चाहिए, ताकि दूसरे ऐसा करने की हिम्मत न करें। अन्यथा रचनाकारों की संख्या घटती जाएगी और चोरों की संख्या बढ़ती जाएगी। अध्याय 110। अध्याय 110। अब केवल रोजमेरी ही आगे आकर योलांडा को शर्मिंदा कर सकती है और सच्चाई को उजागर कर सकती है। रोजमेरी शुरू में बिना कोई हंगामा किए योलांडा को इंडस्ट्री से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों में वाकई कोई शर्म नहीं थी। वे चोरी करते थे और फिर उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते थे। सभी ने जैस्मीन की ओर देखा और आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। क्या वह लड़की मेलोडी थी? वह मेलोडी? बिल्कुल नहीं। लेकिन राष्ट्रपति जैस्मीन निश्चित रूप से उसी दिशा में देख रही हैं, और उनके अलावा आसपास कोई और नहीं है। मेलोडी ने देश और विदेश में अनगिनत पियानो पुरस्कार जीते हैं। यह कोई आम लड़की तो हो ही नहीं सकती। शायद बहुत अंधेरा है और राष्ट्रपति जैस्मीन ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। वह तो बिल्कुल हाई स्कूल की छात्रा जैसी दिखती है। दर्शक दीर्घा में रोशनी कम थी क्योंकि स्पॉटलाइट मंच पर थी, लेकिन फिर भी हर किसी ने उस बेहद खूबसूरत चेहरे को अंधेरे में चमकते हुए देखा। अगर राष्ट्रपति जैस्मीन ने कहा कि वह खुद मेलोडी, मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूं, लेकिन वो लड़की मेलोडी कैसे हो सकती है? मुझे भी नहीं लगता कि यह संभव है। तभी एटली और ओल्गा ने देखा कि जैस्मीन की निगाह दर्शकों में बैठी एक लड़की पर पड़ी थी, जो पीछे से देखने पर रोजमेरी जैसी लग रही थी। नहीं, यह महज शक्ल सूरत नहीं थी। ओल्गा ने पहचान लिया कि वह पोशाक पहने हुए थी। कुछ देर पहले ही उसकी मुलाकात रोजमेरी से शौचालय के दरवाजे पर हुई थी, और रोजमेरी ने भी ठीक वही पोशाक पहनी हुई थी। जैस्मीन ने कहा कि वह मास्ट्रो मेलोडी है। बिल्कुल नहीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार पियानो बजाया था। अगर उसे कुछ सुर भी पता थे, तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह संगीत रचना कर सकती थी। भला वह मास्ट्रो मेलोडी कैसे बन सकती थी? अगर वे कहते कि सेरेना ही मास्ट्रो मेलोडी है, तो यह ज्यादा विश्वसनीय होता, क्योंकि वह केनेथ की बेटी और एक अरबपति की वारिस थी। लेकिन रोजमेरी? बिल्कुल भी नहीं। जैस्मीन की नज़र का पीछा करते हुए जैकरी ने भी उस लड़की की आकृति को पहचाना और उसे वह जानी पहचानी लगी। फिर ओल्गा की बात सुनकर वह अविश्वास से भर गया। रोजमेरी? वह थोड़ा हैरान था। रोजमेरी पुरस्कार समारोह में थी। वह अंदर कैसे आए? जैस्मीन ने कहा कि वह मेलोडी है। ऐसा कैसे हो सकता है? सेरेना ने जैस्मीन की नज़र का पीछा करते हुए दर्शकों की ओर देखा। वहां केवल रोजमेरी थी और कोई नहीं। क्या रोजमेरी ही मेलोडी थी? ये तो मजाक है। मेलोडी इतनी छोटी कैसे हो सकती है? जैस्मिन से जरूर कोई गलती हुई होगी। योलांडा भी दंग रह गई। रोजमेरी, तो तुम ही हो जो सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। आखिरकार उसे समझ आ गया और माइक्रोफोन से तेज हुई उसकी आवाज सबके कानों तक पहुंची। मुझे समझ आ गया। तुमने जरूर मास्ट्रो मेलोडी होने का नाटक किया होगा और राष्ट्रपति जैस्मीन से मुझे बेनकाब करवाया होगा। राष्ट्रपति जैस्मीन बहुत दयालु थी और तुम्हारे झूठ में फंस गई। आखिरकार किसी ने भी उस्ताद मेलोडी को कभी नहीं देखा था, और रोजमेरी के लिए उनके रूप में पेश आना असंभव नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसे असली साजिशकर्ता का पता चल गया हो। अगर तुम किसी और का रूप धारण कर रहे होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास्ट्रो मेलोडी यहाँ कई लोगों के लिए आदर्श है।
क्या तुमने पहले उनसे अनुमति ली थी? उसकी नकल कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि उसके प्रशंसकों को धमकाना आसान है? दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग फुसफुसाने लगे। हाँ, वह भला मास्ट्रो मेलोडी कैसे हो सकती है? मेलोडी तो एक दिग्गज है। मुझे नहीं लगता कि यह वह है। अगर वह सचमुच मेस्ट्रो मेलोडी होने का नाटक कर रही है तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कोई निजी दुश्मनी है। योलांडा को अपमानित महसूस हुआ और उसी क्षण उसने फैसला किया कि वह रोजमेरी को भी उसी कड़वाहट का स्वाद चखाएगी। तुम 18 साल से उस दौलत का आनंद ले रहे हो जो मेरी होनी चाहिए थी। हमारे माता पिता ने मुझे अपनी बिछड़ी हुई बेटी को ढूंढ निकाला। तुम इसे स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए तब से तुम मुझे सताते आ रहे हो। उसके शब्दों से दर्शक स्तब्ध रह गए। किसने सोचा होगा कि दोनों के बीच इतनी गहरी दुश्मनी है? तो ऐसा लग रहा था कि दर्शकों में बैठी उस लड़की ने बदला लेने के लिए योलांडा के लिए मंच पर जाल बिछाया था। अचानक वे सभी लोग जो रोजमेरी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे, उसके बारे में बुरा भला कहने लगे। योलांडा ने आगे कहा, तुम्हारा असली परिवार इतना गरीब है कि समरफील्ड में रहने के लिए तुम्हें हर दिन अलग अलग पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज तुम्हें यहाँ कौन लाया? क्या तुम उसे सबसे मिलवाने की हिम्मत करोगी? मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने तुम्हें इस रास्ते से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन तुम कभी नहीं सुनते। तुमने मुझे कई बार मारा भी है और मेरे मंगेतर को भी परेशान किया है। मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरना चाहती थी, लेकिन फिर तुमने मुझे ये पुरस्कार जीतते देखा और साजिश रची। जैस्मीन का विश्वास जीतने और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए। जैस्मीन इतनी दयालु है कि वह तुम पर विश्वास किए बिना रह ही नहीं सकती। दर्शक एक बार फिर चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि दर्शकों में बैठी लड़की का निजी जीवन अस्त व्यस्त था। वह खूबसूरत थी और देखने में ऐसी लग रही थी जैसे दूसरों को बहका सकती हो। और इसके आधार पर योलांडा के विश्लेषण के अनुसार रोजमेरी ईर्ष्या या असंतोष के कारण योलांडा को बदनाम कर रही हो सकती थी। सेरेना ने योलांडा को हैरानी भरे भाव से देखा। क्या वह पागल हो गई थी? हाँ, यह संभव था कि रोजमेरी पियानो न बजा सके, लेकिन वह ये कैसे कह सकती थी कि रोजमेरी का असली परिवार गरीब था? और यह कि रोजमेरी हर दिन अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। समरफील्ड में रुकना। उसके माता पिता ने उसे जेब खर्च के तौर पर करोड़ों रुपए दिए थे और सिर्फ उसके बैग और कपड़े ही कई सालों तक चल सकते थे। इसके अलावा वह रोमियो के साथ डेटिंग करते हुए उसे दूसरे पुरुषों को खुश करने की क्या जरूरत है? क्या ये औरत पागल थी? दुनिया में कौन रोमियो की बराबरी कर सकता है? सरासर बकवास। लेकिन ये रोजमेरी का मामला था और वह इसमें दखल नहीं देगी। मनोरंजन जगत के कुछ लोगों ने पहले मेस्ट्रो मेलोडी से उनके लिए विशेष रूप से एक गीत लिखने का अनुरोध किया था, लेकिन मेस्ट्रो मेलोडी ने इनकार कर दिया। इसका कारण ये था कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी और उनके पास समय भी नहीं था। तुम खुद को क्या समझते हो जो मेलोडी को बदनाम कर रहे हो? पियानो एसोसिएशन में हम सब मिलकर भी मेलोडी की संगीत प्रतिभा के सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वह आसान शिकार है क्योंकि वह युवा? मैं आपको बता दूं, पूरा पियानो एसोसिएशन उसके साथ खड़ा है। दोबारा उसे बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? जैस्मीन ने कहा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। अरे रुको, तो वो लड़की सच में मेलोडी थी। प्रेसिडेंट जैस्मीन को इतना उत्तेजित देखकर तो कोई शक ही नहीं था, वो लड़की मेलोडी ही थी। मास्ट्रो मेलोडी बहुत ही युवा और आकर्षक लग रहे थे। उन्हें लगा कि मास्ट्रो मेलोडी की उम्र कम से कम राष्ट्रपति जैस्मीन के बराबर तो होगी ही। योलांडा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या रोजमेरी सचमुच मास्ट्रो मेलोडी थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि दर्शक दीर्घा में बैठे एटली, ओल्गा और जैचरी भी स्तब्ध और अविश्वास में थे। क्या तुम्हें वाकई मेलोडी की काबिलियत पर शक है? जैस्मिन ने पूछा। योलांडा का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने जिद की, सच में। अगर उसकी पियानो बजाने की कला इतनी अच्छी है तो चलो उसे सबके सामने बजाने देते हैं। वाह, कितनी हिम्मत! किसी ने भी इतनी अनुचित विनती करने की हिम्मत नहीं की थी। क्या वह खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रही थी? अगर यह गाना उसका है तो वह बिना शीट म्यूजिक के इसे बजा सकती है। अगर नहीं तो वह मास्ट्रो मेलोडी नहीं है और यह गाना भी उसका नहीं है। तो मास्ट्रो मेलोडी, क्या आप खुद को साबित करने की हिम्मत रखते हैं? योलांडा को पूरा यकीन था कि रोजमेरी पियानो नहीं बजा सकती। अगर वह ऐसा कर भी पाती तो भी वह इस अप्रकाशित गीत को याद नहीं रख पाती और इसे पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाती। जैसे ही जैस्मीन को सुरक्षाकर्मियों द्वारा बाहर ले जाने की तैयारी हो रही थी, रोजमेरी खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, जरूर।
वह उसे हार मानने पर मजबूर कर देगी। सभी लोग रोजमेरी को मंच पर शान से चलते हुए देख रहे थे। उनके खूबसूरत चेहरे के भाव बेहद आकर्षक थे। इस लड़की में न केवल एक मजबूत व्यक्तित्व था बल्कि वह बेहद आकर्षक भी थी। राष्ट्रपति जैस्मीन ने कहा कि आप पियानो को पीट करके भी बजा सकते हैं, क्यों ना आप सबको दिखाएं। योलांडा को पूरा यकीन था कि रोजमेरी खुद को मूर्ख साबित कर देगी। इसी क्षण केनेथ और लुइसा जल्दी से वापस लौटे तो उन्होंने मंच पर कई लोगों को पाया। सेरेना पहले से ही मंच पर मौजूद थी। उनके हाथों में चैंपियनशिप ट्रॉफी थी। क्या पुरस्कार समारोह समाप्त हो चुका था? पुरस्कार देने के बाद भी वह लोगों के समूह के साथ मंच पर क्यों थी? और माहौल कुछ अजीब सा क्यों लग रहा था? उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि रोज भी स्टेज पर मौजूद थी। आखिर चल क्या रहा था? रोजमेरी पियानो की बेंच पर बैठी थी, उसकी पीठ पियानो की ओर थी और उसकी पतली उंगलियां खूबसूरती से पियानो बजा रही थीं। सब लोग दंग रह गए। रोजमेरी ने संगीत की शीट नहीं देखी, फिर भी उसने हर सुर को इतनी सहजता से बजाया। ये बहुत ही मधुर था। मैं मेस्ट्रो मेलोडी का प्रशंसक हूँ। इस गाने की धुन और लय बिल्कुल उनकी शैली जैसी है। ऐसा खूबसूरत गाना सिर्फ उस्ताद मेलोडी ही रच सकते थे। ये गाना उन्हीं का होना चाहिए, वरना वो बिना किसी तैयारी के इसे कैसे गा सकती थी। वह निश्चित रूप से मेस्ट्रो मेलोडी ही होंगी। केनेथ और लुइसा दंग रह गए। क्या रोज ही मेस्ट्रो मेलोडी थी? क्या उनकी प्यारी बेटी संगीत की विलक्षण प्रतिभा थी? उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बिना शीट म्यूजिक के पियानो की ओर पीठ करके और इतने सुंदर ढंग से पियानो बजाने में सक्षम होना। और तो और उसकी तकनीक भी सही थी। पूरा गाना मास्ट्रो मेलोडी की सामान्य शैली के अनुरूप था। मास्ट्रो मेलोडी का संगीत बहुत भावपूर्ण था और सभी को भावुक कर गया। इसके विपरीत लोगों ने महसूस किया कि योलांडा का गाना मिजरी, उसने जो लिखा था वह बिल्कुल बकवास था। पियानो बजाने वाली लड़की निश्चित रूप से मेस्ट्रो मेलोडी थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।